तो डोंट वरी, जस्ट इसी के बाद मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं और उसके अंदर फिर से वही मेथड अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने के दूंगा। ठीक है, हम धीरे से बिल्कुल शांति से बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल इजी लेके चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने उसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, बस याद रखना जो मेथड में समझाऊं, जैसा बताऊं, बस वो फॉलो कर लेना, आपको सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, सारी दिक्कतें खत्म। बेटा कितना सिंपल है ना, क्या करना होता है, क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम फ्रिक्शन, फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकालो और रिक्वायरमेंट निकालो। अब रिक्वायरमेंट को चेक कर लो कि वो मैक्सिमम से कम है या ज्यादा। अगर कम है तो हमारा सब कुछ सही है, अगर ज्यादा है तो आपको अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब सेपरेट एफबीडी बनानी है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। सिंपल सी बात है, आसान है ना। मतलब ये होगा कि ये जो डायग्राम है ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, किसके बराबर, किसके बराबर बताओ जरा। ये सर बराबर है इस वाले डायग्राम के, लिख सकते हैं सर 5 से 15 मतलब 150 है ना। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो 7 5 12 और 12 36 मतलब 360 है ना बेटा, इतना होगा। अब ये बोलोगे सर इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, कहाँ जल्दी करा बेटा, 7 5 12 मतलब 120 किलो, तो 12 से वो लगेगा 60। क्लियर, आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो अब अगर मान लो सर ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन थी अगर वो ज्यादा आ जाती तो क्या करते, तो बेटा कुछ नहीं, फिर इसको सेपरेट बनाते, इसको सेपरेट बनाते और एफबीडी बना के सोल्व करते। अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है तो खुद बताओ स्टैटिक लेना चाहिए यहाँ पर कि काइनेटिक लेना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं, सर 60 = 10 है, गलत, फिर से गलत, क्योंकि जब बेटा सेपरेशन हो रहा है तो फिर तो 40 लगेगा ना, काइनेटिक लगेगा बेटा। हम कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है कि ये सेपरेट ना हो, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कर सकता है सिस्टम जिससे कि ये दोनों लोग साथ में चले या सेपरेट ना हो। तो क्या बोलो, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर बेटा अपन जेई मेंस वाले यहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, नीट वाले बच्चे जा सकते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पर मैं एडवांस के लिए क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े से, ठीक है, वो हमको करना है, फिर हम ये लेक्चर खत्म कर लेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 6 जो कि लास्ट लेक्चर है। और आज का दोस्तों जो हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टी ब्लॉक सिस्टम, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, है ना, और जिसका हम लेक्चर 0 से लेक्चर 5 तक सुनते भी आए हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें नहीं लगता कि आज हमें इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहिए, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर को बढ़िया आराम से, आज मस्त आराम से बिल्कुल पढ़ना समझना। ठीक है, और आज मैं आपको ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है अपने पास मल्टी ब्लॉक सिस्टम, मैं आपके सामने इतना ईजी कर दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप करने लगोगे। और इसमें आपको मैं आगे से ही बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस तो भाई सब लगेगी। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कर सकते कि सर ने जो पढ़ा दिया बस उसके ही कर लिया और फिर अपना काम खत्म, नहीं। जो हम आज कराएंगे, ठीक है, और जो भी आज हम होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, आपको बोलेंगे करो चलो, ठीक है, स्क्रीन पोस्ट करो, तो वो आपको खुद करना है बच्चों, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। ठीक है, मैं आपके लिए एक शीट बना के यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप उस शीट को भी कर लेना। ठीक है, तो आपका मल्टी ब्लॉक सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ अपना पूरा फ्रिक्शन खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम यहाँ पर इस जगह से फ्रिक्शन में मल्टी ब्लॉक सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टी ब्लॉक सिस्टम शुरू करेंगे और किस तरह से उसको करना है, कितनी उसकी मतलब जो भी टफ क्वेश्चन है उसकी जो सबसे इजी मेथड हो सकती है ना, मैं आपके सामने वो बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा एल्गोरिथम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब जो एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगा मल्टी ब्लॉक सिस्टम के लिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम ना मल्टी ब्लॉक सिस्टम को शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन से। एक्चुअली हमने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर केसेस लिए, लगभग 12 केसेस लिए हैं। तो अब आप सब लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बनानी है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बनानी है। और तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमको लेक्चर 1 में ही आ गया था, तो आप इसलिए क्यों सिखा रहे हो इसमें ये सब चीज़ें। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर 1 में अच्छे से आ चुका है तो बहुत बढ़िया बातें हैं, है ना, हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर। तो अब एक काम करो, ये 12 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन 12 के 12 क्वेश्चन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन एकदम सही बना के देना। याद रखना कि एक भी डायरेक्शन गलत हुई तो आप उस चीज को गलत मानोगे। ठीक है, अभी की अभी हमें इन सब में, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या है। ऑल द सरफेस आर हैव अ फ्रिक्शन, ऑल द सरफेस हैव फ्रिक्शन, और सबके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो आपको सभी ब्लॉक के बीच में डायरेक्शन फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बनाना है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसके बारे में बता रहा हूँ कि देखो बेटा, इसमें आपके पास अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया तो तुम देख सकते हो कि इन दो के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, फिर ए वाले की टॉप सरफेस पे और बी वाले की बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा। मतलब कि इस वाले में देखा जाए तो 3 फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, एक तो ए की नीचे वाली सरफेस में, फिर ए की ऊपर वाली सरफेस में, और एक बी की बॉटम वाली सरफेस में। सही बात है ना। तो आपको यहाँ पर जल्दी से ऐसे ही सभी क्वेश्चन में करना है, और ध्यान रहे इन तीनों की डायरेक्शन अगर सही होगी तो ही ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने बेटा 12 क्वेश्चन दिए हैं।
तो आप लोगों को ये 12 के 12 क्वेश्चन अभी के अभी सही करना है, सॉल्व करना है, और जल्दी से आप अपनी कॉपी में 12 के 12 क्वेश्चन बना लो कि ए में यहाँ पर लग रहा है, बी में यहाँ लग रहा है, इस तरह से, और चेक करके बताना। फिर अभी हम जो सॉल्यूशन बताएंगे, आंसर बताएंगे, उसमें चेक करके बताना कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन को जल्दी से पॉज करो और शुरू हो जाओ, और अब इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपन पहले वाले से, है ना बेटा। तो अपन फर्स्ट वाले को देखते हैं सबसे पहले। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया। हमने अगर फोर्स ब्लॉक को आगे लगाया तो ग्राउंड इस ब्लॉक को सरफेस में फ्रिक्शन यहां लगाएगा, सही बात है ना। तो ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, सही बात है। हमने ब्लॉक को धक्का दिया आगे की तरफ तो फ्रिक्शन ने उसको अपोज कर दिया, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी। सर अब यहाँ पर क्या करें, तो बेटा वो नेट फोर्स को अपोज करेगा। यहाँ 30 न्यूटन है, यहाँ 20 न्यूटन है, तो बेटा यहाँ पर नेट फोर्स आ गया आपका 10 न्यूटन यहाँ की तरफ, तो बेटा फ्रिक्शन लग जाएगा आपके पास ब्लॉक में यहाँ, बहुत सिंपल। अब इसकी बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि देखो बेटा 1000 न्यूटन यहाँ पर लगाया हमने, कितना लगाया हमने यहाँ पर 1000 न्यूटन, तो तुम बोलोगे सर 1000 न्यूटन फोर्स लगाया वहाँ पर, तो फ्रिक्शन को यहाँ लगना चाहिए, तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं बल्कि मोशन को अपोज करता है, ये मत भूल जाना। हर बार बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि बस वो फोर्स को ही अपोज करता रह जाता है। अरे फोर्स को अपोज करता है नो डाउट, मगर अगर वहां पर मोशन है तो हमको फोर्स से क्या मतलब, हमें तो मोशन को अपोज करना है ना, हमने तो बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो यहां पर तुम देखोगे कि 1 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक इधर जा रहा था और तुमने अचानक से 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो नो डाउट कुछ देर बाद ये ब्लॉक वहीं पर जाएगा, नो डाउट। मगर अभी तो फिलहाल में 1 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है ना, तो फ्रिक्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास ब्लॉक पर फ्रिक्शन यहां लग जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो क्या, ब्लॉक पर फ्रिक्शन यहां लगेगा। एक बात मैं आपको साफ साफ बताता हूं बच्चे, कभी भी आपके सामने वेलोसिटी दी हो ब्लॉक में और फोर्स दिया हो, तो भाई साहब फोर्स को भूल जाना और सीधे वेलोसिटी से ही आप लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बना देना। ये बात ध्यान रखना, यही एक सॉल्यूशन है सबसे बेस्ट। ठीक है, कभी भी आपको फोर्स दे तो आपको फोर्स से मतलब नहीं होगा, अगर वेलोसिटी दी है तो जैसे वेलोसिटी सामने आ गई ना तो समझ जाओ ये आप फोर्स हटा दो। अब डायरेक्शन अपन किससे देख के लिखेंगे, स्पीड से। ठीक है ना, चलो अब आगे वाले में देखते हैं। तो देखो बेटा अब इस वाले में बात करेंगे तो आप लोग खुद मुझे बताओ, यहाँ पर हमको फोर्स से मतलब है क्या, mg sin थीटा, इससे मतलब है क्या, नहीं है। 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आप सीधे सीधे यहाँ लगा दो फ्रिक्शन, इसके ऊपर यहाँ लगेगा। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ से देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर से अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि अभी तो ये सिंगल ब्लॉक थे वो आप लोगों ने सही करा होगा। अब है बेटा मल्टीपल ब्लॉक, है ना। तो अब ध्यान से समझो, अब अगर हमने फोर्स लगाया ए पर, ध्यान से समझना है ना, तो बेटा ग्राउंड के ऊपर ए रखा है तो ये बात तो सच्ची सही है कि ग्राउंड वाला जो है ए वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है ना। अब ए और बी की बात करते हैं, तो एक बात बताऊं, अगर ए और बी में फ्रिक्शन ना होता तो ए वाला आगे निकल जाता, और क्योंकि स्मूथ है सरफेस फ्रिक्शन नहीं है तो बी वाला वहीं पर रहता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ध्यान से समझो, ए वाला आगे निकल जाता, मगर यहां पर तो फ्रिक्शन है ना, तो जब ए वाला आगे निकलेगा तो बी वाला ए वाले को पीछे फ्रिक्शन देगा। समझ में आ रहा है ना, बी वाला ए वाले को रोकना चाहेगा, तो ए वाले पर यहां पर फ्रिक्शन यहां लगेगा, और अगर ए वाले पर पीछे लगा है तो बी वाले पर आगे की तरफ लगेगा, है ना। तो यहां पर कहानी ऐसी होगी, मतलब ये बच्चों कि बी वाले को चलाने वाला कौन है, तो बी वाले को चलाने वाला सर फ्रिक्शन है ना। अगर ये साथ में चलते हैं तो बी वाले को चलाने वाला फ्रिक्शन होगा। ठीक है, चलो ऊपर वाला देखो, यहाँ पर ये वाला जल्दी से देखो, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, जब हमने ऊपर से ऊपर लगाया फोर्स, तो देखो भैया बी आगे चलने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ए की सरफेस बी वाली सरफेस को पीछे की तरफ रोकेगी, है ना। तो बी वाले में जो फ्रिक्शन है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। और ए वाले में अगर देखोगे तो यहाँ लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। तो इसने उसको पीछे फ्रिक्शन दिया बेटा, तो बी वाले ने ए वाले को आगे फ्रिक्शन दे दिया, बहुत सिंपल है सर, है ना। तो अब बेटा अगर ये ए वाले पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो मतलब ए वाले की बात करें अगर अपन, तो ए वाला ब्लॉक आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसमें लगेगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन। क्लियर है, सिंपल है ना। अब इसकी बात करते हैं बेटा, मैंने 50 मीटर और 30 मीटर लगा दिया, है ना, 50 मीटर ऊपर तो 30 मीटर नीचे। तो देखो इसमें कहानी वैसे आगे आपको समझा देंगे, मगर अभी इसको अगर अपन देखें तो अभी आपको क्या दिखता है कि सर 50 मीटर ऊपर दिया है आपने, है ना। तो सर रिलेटिवली बात करें तो सर इस पर बी वाले पर आपने ज्यादा फोर्स दिया है, सर बी वाले पर सर आपने ज्यादा फोर्स दे दिया है, तो सर ये आगे की तरफ चलना चाहेगा, है ना, ये वाला आगे की तरफ चलना चाहेगा, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पे आगे लगेगा और इस पे पीछे लगेगा। ये सिंपल, बड़ा आसान है ना। ये वाला क्वेश्चन इसी जैसा बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा इस वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, बड़ा सिंपल है बेटा। अगर आपने ए वाले को अपनी तरफ खींचा, ए वाले को अपनी तरफ खींचा, तो पहली बात तो भैया फ्रिक्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा ग्राउंड के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान से बात करना, अगर मैंने फोर्स लगाया ए पर और ए को आगे खींचा तो क्या रस्सी में टेंशन आया, बहुत सही सर, बिल्कुल आया सर। अगर यहाँ टेंशन है तो सर यहाँ पर भी टेंशन है, ठीक है सर, है ना। अब सर अगर मैं ए को अगर dx भी आगे कर दूं ना, ए को अगर dx एलिमेंट भी आगे करूंगा तो बेटा ये रस्सी भी आगे की तरफ dx जाएगी, तो मतलब कि बी को खिसका देगी, और बी अगर खिसकेगा
तो बी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ की तरफ, है ना, क्योंकि बी अब आगे की तरफ खिसका तो बेटा फ्रिक्शन यहाँ पे लगा, बी के ऊपर आगे की तरफ। अब बताओ जब बी के ऊपर आगे की तरफ लगा तो ए की ऊपर वाली सरफेस में कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन ए वाले की बात करें तो ए में बेटा दोनों फ्रिक्शन पीछे हैं और टेंशन भी पीछे है। समझ में आ रही बात, है ना। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराने वाले हैं आपको, ठीक है ना, इसी के ऊपर। तो अभी ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अगर आपने ए वाले को अपनी तरफ खींचा तो भैया ग्राउंड ने रोकने की कोशिश करी, सही बात है। अब जब ग्राउंड ने रोकने की कोशिश करी वो ठीक है सर। अब मान लो कि मैंने ए वाले ब्लॉक को डीएक्स आगे ले लिया, तो ये रस्सी डीएक्स आगे आई होगी, तो ये वाली रस्सी पीछे की तरफ डीएक्स गई होगी, और जब वो जाएगा तो बी वाला पीछे जाएगा, और बी वाला पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन उसमें आगे की तरफ लगेगा, और जब बी पर आगे की तरफ लगा तो ए पर पीछे की तरफ लगेगा, सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से अच्छे से खेलोगे, ठीक है, यहाँ पर से। अब मुझे बताओ यहाँ पर ना ए और बी ब्लॉक है, सही बात है। तो बेटा यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे बताओ आप लोग कि दोनों में से कौन तेज चलना चाहता है, सोच के बताओ, साफ साफ दिख रहा है। दोनों में से सर नीचे वाला तेज जाना चाहता है, रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम, तो दोनों में से नीचे वाला ज़्यादा तेजी से जाना चाहता है ना। तो अब मुझे बताओ अगर ये ज़्यादा तेजी से जाना, अच्छा ये तो बात पक्की कि भैया ग्राउंड तो उसको पीछे लगाएगा, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है भैया, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ग्राउंड तो उसको पीछे की तरफ खींचेगी क्योंकि वो आगे जा रहा है ना। अब मुझे बताओ कि ए वाला अगर आगे की तरफ जाना चाहता है तेजी से, बी के रिलेटिवली ए तेजी से जा रहा है, तो बी वाला ए वाले को रोकने की कोशिश करेगा, सही बात है। तो बी वाला ए को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो तेज जा रहा था ना, तो बी वाला ए को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रिक्शन इसमें ए वाले में पीछे लगेगा, और इसलिए अगर ए वाले में पीछे लगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से बी वाले पर आगे की तरफ लग जाएगा। अगर आपने ये सही बना लिया है तो बहुत बढ़िया वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अब आप आगे के भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। और दूसरी बात, अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको पहली बार में यहाँ पर बोला भी था कि वेलोसिटी आ जाए और फोर्स आ जाए साथ में, तो आपको हमेशा क्या करना है, फोर्स को भूल जाओ, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लगानी है ना आपको, तो आप सिर्फ स्पीड को देखो, है ना। अब यहाँ पर फोर्स भी दिए हैं और वेलोसिटी भी दी है, तो आप भैया फोर्स को भूल जाओ। फोर्स तो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है ना, आपके मजे लेने के लिए, कि आप लोग बस गलत कर जाओ, उनके जंगल में फंस जाओ, है ना, उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाओ। तो बेटा हमने भी यहाँ पर जाल बिछाया है, साफ साफ है, यहाँ पर फोर्सेस आपको दे दिए और स्पीड भी दे दी है। तो बच्चा ना यहाँ पर क्या करता है पता है, सर ये 50 है, ये 30 है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो सर ये ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और जब ये लिखता है इसके हिसाब से आंसर, तो उसके आंसर गलत हो जाते हैं। क्यों? अब देखो बेटा, इसके ऊपर हमने 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 से जा रहा है पीछे, ये 3 से जा रहा है इधर, ठीक है। तो रिलेटिवली इन दोनों में तेज कौन, तो बोलोगे सर ए। तो सर पहली बात तो ये है कि ए पर तो ग्राउंड के द्वारा फ्रिक्शन पीछे था ही, मगर ए और बी में रिलेटिवली ए तेज चल रहा है, इसीलिए बी वाला ए वाले को पीछे की तरफ फ्रिक्शन दे देगा और बी वाले पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा। ये ध्यान रखना है ना, हमेशा इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है ना। चलो ये वाले को देखते हैं जरा, ए बी सी, इसमें 3 है। अब भैया ये तो फोर्सेस हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेटा 2 मीटर पर सेकंड इससे और इससे। अच्छा -1 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, -1 मीटर पर सेकंड, मतलब क्यों जा कहाँ रहा है, हकीकत में पीछे की तरफ, है ना, वो तो डायरेक्शन यहाँ पर बना रखा है। तो चलो देखते हैं, पहले हमने इसको इज्जत से लिख देते हैं कि सर ये -1 मीटर पर सेकंड असल में क्या हुआ, इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, जिससे कि आपको जल्दी समझा पाए, ठीक है। तो हम ये बोले कि यहाँ पर हम इन तीनों फोर्सेस को हटा दें क्योंकि हमें उनसे मतलब नहीं है, और ये जा रहा है आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से। चलो अब बात करते हैं, बेटा बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए वाला तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड तो उसमें आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आया, ठीक है सर। अब सर क्या होगा, तो बेटा देखो ए और बी में, तो देखो बेटा ए वाला 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जाहिर सी बात है, और फ्रिक्शन दोनों को रोकना चाहेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा कि ये बी वाला ब्लॉक आगे जा रहा है और ए वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो ये ए वाले को रोकेगा इस साइड में और बी वाले को रोकेगा इस साइड में, जिससे कि ये दोनों को रिटार्ड करे और रोकने की कोशिश करे कि इनका रिलेटिव मोशन ज्यादा हो रहा है ना बच्चों। अभी आप देखोगे तो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि इसको भी रोकना चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन यहां लगाएगा, है ना, और इस वाले 2 को भी रोकना चाहता है, तो इसमें जो फ्रिक्शन है इस ए वाली सरफेस में, तो बेटा उसमें फ्रिक्शन यहां लगेगा, ठीक है। तो अब बी और सी में देखो, तो बेटा बी और सी में अगर आप देखोगे तो ये 1 से जा रहा है, बी वाला 1 से जा रहा था, और ये वाला जो सी वाला है ये 2 से जा रहा है, तो मतलब ये तेज चल रहा है, और बी अगर सी वाला तेज जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा और यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन आगे, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से। तो अपना आंसर क्या हुआ बेटा यहाँ पर, है ना, एक ये रहा फ्रिक्शन का डायरेक्शन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। यहाँ पर बेटा 5 डायरेक्शन आएंगी और आपकी पांचों सही हो तो ही क्वेश्चन नंबर 11 को सही बोलना, अदरवाइज आप सही के हकदार नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से अभी वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ ना, नीट वाले जो बच्चे ना, मेडिकल वाले बच्चे, तो उन लोगों को ना डायरेक्शन भी क्वेश्चन आ जाता है, आप ये यकीन मानो। नीट वाले बच्चों को तो यहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चन दे देते हैं कि भैया बताओ इनमें से कौन सा सही, इनमें से किसमें कहाँ डायरेक्शन
पर फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस तरह से पूछते हैं। जैसे ये वाला ना, ये वाला नीट वाले बच्चे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, इनफैक्ट जेई वाले भी देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है, ये जो मैंने आपको दिया है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है यहाँ पर, है ना। इसी तरह से अगर आप ये पूरा सीख गए हो तो हमें लगता है आप इसका भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम, है ना। कैसे बनेगा देखो, जल्दी से बताओ। एक बात बताओ, हमने इसमें फोर्स लगाया, ठीक है सर ए वाला ना गिर रहा होगा, तो ये इस दीवार ने इस वाले पर फ्रिक्शन लगाया होगा यहाँ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर बी भी नीचे गिर रहा होगा, तो ए वाला बी वाले को फ्रिक्शन लगाएगा यहाँ पर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से अगर ए वाले ने बी वाले को फ्रिक्शन ऊपर दिया तो बी वाले ने ए वाले को फ्रिक्शन नीचे दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से तीनों फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगेगी और ये पूछी जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, है ना, ये पूछा जाता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो बच्चों, जल्दी से इसको अभी के अभी रिपीट कर लो, है ना। अभी से इसको पीछे वापस से वीडियो को पीछे करो और फिर से देखना शुरू करो, क्योंकि आपको बेटा ये नहीं आया ना तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको डायरेक्शन आना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, डायरेक्शन आना आपको बहुत कंपलसरी है। तो आई होप कि आप लोगों के यहाँ पर 12 के 12 क्वेश्चन सही गए होंगे, और अगर गए हो ना पूरे 12 के 12, मतलब एक भी डायरेक्शन गलत नहीं थी, तो जल्दी से अभी के अभी कमेंट करो कि हमारे सर अभी के भी करना है कमेंट, ठीक है। अभी लेक्चर आगे मत बढ़ाओ, अभी के भी जस्ट कमेंट करो कि हाँ सर मेरे पूरे के पूरे सही थे, है ना, या फिर सर मेरा एक क्वेश्चन गलत था, या फिर सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे 12 में से, है ना। इस तरह से आप मुझे कमेंट करो अभी के अभी, और मैं आपको इसमें कमेंट पढ़ूंगा आपके, ठीक है। चलो अब जल्दी से अपन आगे बढ़ जाते हैं और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर हम इसमें मल्टी ब्लॉक सिस्टम के अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब मजा आने वाला है खतरनाक, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को दे देता हूं यहाँ पर। तो बेटा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं और फिर आप सब लोग इसे ट्राई करना शुरू कर देना, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन में ये है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 दिया है। ए और बी दोनों ब्लॉक आपको यहाँ पर दोनों केसेस में देखने के लिए मिल जाएंगे, और बोला गया है कि ए पर लगने वाला फोर्स यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी सेम वही फोर्स पी है। अब बोला यह गया है कि ए और बी का दोनों का मास सेम है और म्यू हर जगह पर है, मतलब कि सारी सर्फेसेस में हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इन केस 1 एंड इन केस 2 दोनों बराबर है, मतलब कि ए का एक्सेलरेशन दोनों ही केस में अगर बराबर है तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ पी, मतलब आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, इस पी की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने लग जाओ, शुरू हो जाओ और अब इसका सॉल्यूशन देखना। आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई कर लिया है और अब इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे देखो, पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर हमने बेटा ए वाले को आगे की तरफ खींचा तो चलो इसको एक काम करते हैं, ए वाले की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये हमने ए वाला बनाया और ए वाले को हमने आगे की तरफ खींचा, ठीक है, आगे की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि एक तो ग्राउंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी, और क्योंकि अब ए आगे जा रहा है बी वाले से, है ना, तो यहाँ पर ए वाले पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और बी वाले पे आगे की तरफ लग जाएगा, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से। अच्छा पहली बात ना, इससे भी पहली बात हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले फ्रिक्शन लिख देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हमारा ये सबसे पहला धर्म होता है कि हम फ्रिक्शन लिख देना चाहिए, है ना, तो हम लिख दो। चलो भैया अगर हम इसकी बात करें तो इस वाली सर्फेस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो बोलना भैया म्यू एम जी, है ना, और यहाँ वाली सर्फेस में कितना फ्रिक्शन हो सकता है, तो बोलना 2 म्यू एम जी। सर ये कैसे निकाला आपने, बड़ा सिंपल है बेटा, है ना, क्योंकि देखो ग्राउंड पर अगर अपन बात करें तो ग्राउंड पर जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी ना तो इस पूरे मास के कारण मिलेगी, तो पूरा मास कितना है बेटा 2m, तो यहाँ पर ग्राउंड पे फ्रिक्शन मिलेगा आपको देखने के लिए 2 म्यू एम जी, और इस वाले पर क्या मिलेगा म्यू एम जी, और सेम इन केस दिस, ठीक है, इस वाले केस में भी वही रहेगा, है ना, ऊपर वाले में म्यू एम जी रहेगा और नीचे वाले में 2 म्यू एम जी रहेगा, ठीक है। हाँ तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो बेटा तो अब यहाँ पर अगर आप बात करो, यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप इक्वेशन कैसे लिखोगे सोचो। देखो बेटा ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ आएगा, है ना, और ये वाला ब्लॉक तो वहीं रह जाएगा क्योंकि ये तो रस्सी से बंधा है ना, तो ये तो टेंशन रहेगा टी। अच्छा ये बात तो सही है ना कि टेंशन जो होगा ना वो बेटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जितना फ्रिक्शन आएगा ना ये वाला वो कितना हो जाएगा टेंशन के बराबर। तो आप बोल दो कि भैया टेंशन अगर कोई पूछता हमसे तो हम बोल देते हैं भैया म्यू एम जी होगा, सही बात है। अब इसकी बात करें तो बेटा ये आगे की तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेशन ए करेगा, है ना, तो चलो निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बोलना p माइनस एफ, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं ना, ये होगा बेटा कितना म्यू एम जी, है ना, और ये वाला हो जाएगा 2 म्यू एम जी। अब बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ग्राउंड ने 2 एम जी लगाया है और ब्लॉक बी ने इसके ऊपर म्यू एम जी लगाया है, ठीक है। हाँ सर, तो सर ये हो जाएगा p माइनस 3 टाइम्स ऑफ म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। तो ये 1 वाले केस में एक्सेलरेशन आ गया ए वाले का, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाले में निकालते हैं, ठीक है। अब इसको जरा ऑब्जर्व करो कि ए वाले को हमने जब आगे की तरफ फोर्स लगाया, ए वाले को हमने आगे की तरफ खींचा, तो देखो जब ए आगे आएगा तो क्या अगर मैंने हल्का सा भी dx आगे ले लिया तो ये रस्सी dx आगे आएगी,
तो ऊपर वाली रस्सी dx उधर जाएगी, तो क्या ब्लॉक उधर की तरफ मूव करना चाहता है, तो बी वाला ब्लॉक उधर की तरफ मूव करना चाहता है, इसीलिए बी वाले ब्लॉक के नीचे जो सरफेस है, बी वाली ब्लॉक की जो सरफेस है ना, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो बेटा यहाँ टेंशन टी लगा, वो उसको उधर खींचना चाहता है, तो भैया आप बोलेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पर इस बार यहाँ लगेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर हम नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो मतलब कि ए वाले ब्लॉक की, तो यहाँ पर तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, है ना, यहाँ पर आपने फोर्स पी लगाया है, तो जल्दी जल्दी हम बना दें। देखो जरा, ग्राउंड तो भैया 2 μmg लगा रहा होगा भैया, क्योंकि उसको एक्सेलरेट करा रहा है, तो ग्राउंड तो 2 μmg देगा। अब ये वाला जो है ना पीछे की तरफ फ्रिक्शन, बेटा वो तो क्या होगा μmg, है ना, ये तो होगा μmg, है ना, तो जब इसमें μmg इधर लगा तो इसमें μmg यहाँ लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, सही बात है ना। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बेटा टेंशन भी तो है, तो यहाँ पर लगा दो टेंशन टी, ये वाला इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ के अगर इक्वेशन लिखोगे बेटा, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। पिछले वाले केस में क्या था कि ये वहीं रह गया था, क्योंकि रस्सी इधर ही है, कोई इसको वहां पर खींच नहीं रहा ना, चला नहीं रहा है, इसलिए वो वहीं पर रह गया था बी ब्लॉक। मगर हमारा इस वाले केस में बी ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बोलेंगे कि P माइनस 3 μmg माइनस टी इक्वल टू एम है ना। तो ये बेटा 2 वाला एक्सप्रेशन लिख देता ना, ये केस 2 का एक्सप्रेशन। तो भैया यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन आ गई, तो टी को एलिमिनेट करना है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाऊं कि टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू सर ma2, है ना, और दोनों को जब ऐड करोगे तो भैया ये कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा p माइनस 4 μmg, p माइनस 4 μmg। तो सर हमारे पास आ जाएगा आंसर 2ma2 के बराबर, और a2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब a1 a2 को जल्दी से बराबर करो, तो भैया आपका आंसर आ रहा है p अपॉन में m माइनस 3 μg, है ना, इजिकल टू p बाई 2m माइनस 2 μg, है ना बच्चे। इस तरह से आपके पास इक्वेशन बनेगी, है ना। अब आप क्या करो, दोनों को बराबर कर दो, आपका सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास कितना, p बाई 2m, और ये हो जाएगा कितना 3 μg, तो μg हो जाएगा ये वाला। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा कितना, p इजिकल टू 2 μmg। आपका आंसर आ रहा है p इजिकल टू 2 μmg। तो अगर आप लोगों ने ये आंसर निकाल लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से मुझे इसके बारे में कमेंट करो कि हाँ सर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सही था, ये आपने जो दिया था 2 μmg वाला। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अभी हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और अगर आप लोगों का आंसर सही भी आया है तो मतलब आपको फ्रिक्शन तो अच्छा खासा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर इस जगह से फ्रिक्शन में मल्टी ब्लॉक सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टी ब्लॉक सिस्टम शुरू करेंगे, और किस तरह से उसको करना है, कितनी उसकी मतलब जो भी टफ क्वेश्चन है उसकी जो सबसे इजी मेथड हो सकती है ना, मैं आपके सामने वो बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा एल्गोरिथम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब जो एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगा मल्टी ब्लॉक सिस्टम के लिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं मल्टी ब्लॉक सिस्टम को। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पर मल्टी ब्लॉक सिस्टम में बहुत सारे बच्चे यहां पर उलझ जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है मल्टी ब्लॉक सिस्टम में स्पेशली। ठीक है, और वो इसलिए आती है क्योंकि यहां पर थोड़े से लॉजिक ज़्यादा लगते हैं, कॉमन सेंस ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर, इसलिए उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो अपना लॉजिक और कॉमन सेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। बट डोंट वरी, आज मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लॉजिक और कॉमन सेंस पूरे अच्छे से फ्रिक्शन के लिए डेवलप कर दूँ। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप मल्टी ब्लॉक के क्वेश्चन में किसी में भी लगाओगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मल्टी ब्लॉक में कोई ऐसे मेथड भी नहीं होती परमानेंट कि आप इससे करोगे तो हो जाएगा। मगर हाँ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को बीट करता हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दूंगा, और कुछ एल्गोरिथम बता दूंगा इस तरह से कि आप लोगों को वो और ज़्यादा आसान लगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रिक टाइप रहेगा वो, कि आप लोग उससे यूज़ करोगे तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना और आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी। और थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ध्यान रखना, आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कब और कैसी होती है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है और कैसे, कब कितना लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है ना, म्यू एस एन, ठीक है ना, ये बात आपको सब कुछ पता होना चाहिए स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तीसरी बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, आपके लॉजिक और आपके कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ करना है। तीसरी बात ये है, 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। आपको भी फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एफबीडी अच्छे से बना लेनी चाहिए, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पता होना चाहिए ढंग से, है ना। एफबीडी बनाओगे तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता चल जाएगा।
और लास्ट बात कि आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो देखो बेटा, यहां पर अपने पास जो मल्टी ब्लॉक सिस्टम है, तो यहां पर मल्टी ब्लॉक सिस्टम का मतलब है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, है ना, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहां पर दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दिया जाता है और इसी से अपने पास मल्टी ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अब यहां पर आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे कि एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक और दूसरे के ऊपर तीसरा ब्लॉक, तो यहां पर तीन ब्लॉक बन जाते हैं, है ना। तो तीनों के बीच में फ्रिक्शन दे दिया जाए तो वो तीन मल्टी ब्लॉक सिस्टम बन गया, है ना। अब क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी हो रही है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको 25-30 भी दे सकता है वो कल को, है ना, 50-100 भी दे सकता है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है बेटा। देखो ऐसा है कि हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब वो दो के लिए अगर आप सीख गए, मतलब एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक पर सीख गए, तो आप सारे बना लोगे, ठीक है। और वैसे तो आईआईटी में भी अगर मैं बात करूं, तो किसी भी एग्जाम में अगर बात करें अपन, तो 3 ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक तो नहीं दिया गया है, मगर हाँ अगर वो दे भी दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग वही लगाएंगे, ठीक है। मगर अभी तक वो शायद 2 ही ब्लॉक तक आए हैं, और तीसरा ब्लॉक अगर आप देखने के लिए मिले तो बहुत रेयर देखने के लिए मिल जाएगा तीसरा ब्लॉक, है ना, अगर आपको देखने के लिए मिले तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहाँ पर मल्टी ब्लॉक सिस्टम। और जो मैंने आपको कहा है कि कॉमन सेंस रखना इस जगह पर, तो बस रखना है आपको, ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। वो ये है, जैसे कि मान लो बच्चे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया, है ना। तो मल्टी ब्लॉक सिस्टम यहाँ पर किस तरह से काम करता है देखो ध्यान से। जैसे मान लो M1 है, ये M2 है, और अपने इसको फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन आपको जब देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स वो इसके बीच में भी दे सकता है, इसके बीच में भी दे सकता है, मतलब दोनों के बीच में दे। अब या तो वो इन दोनों के बीच में दे दे और यहाँ पर ना दे, ये भी दे सकता है, ठीक है। मगर इन दोनों के बीच में तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना मिले, इन दोनों के बीच में देना जरूरी है। उसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है। अच्छा सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं दिया और आपने इस वाले ब्लॉक को खींचा, तो अच्छा M2 के बारे में सोचो जरा। अगर आपने M1 को खींच लिया तो M2 के बारे में सोच लो, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो सर M2 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं सर। एक तो नॉर्मल लग रही है जो कि M1 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, और एक M2 का खुद का वेट नीचे लग रहा है, तो सर वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल में कोई लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा तो वो तो M2 वहीं के वहीं रह जाएगा ना, और M2 वहीं के वहीं रह गया। तो अब ये मल्टीप्लेक्स सिस्टम कहां बना? ये तो फिर तो NLM का क्वेश्चन बन गया सीधे सीधे, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। सही बात है, क्लियर हो गया ना आपको। तो यहां पर ये बात तो ध्यान रखना कि ग्राउंड पे ना दे वो चलेगा, मगर इन दोनों के बीच में तो आपको फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब वो दो तरीके से देगा इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, या तो वो म्यू की वैल्यू एक ही दे दे, तो समझ जाना स्टैटिक और काइनेटिक एक ही है, या वो स्टैटिक और काइनेटिक को अलग अलग दे देगा। यहां पर म्यू की वैल्यू अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेगा, आपको मैंने बता दिया है, यहां पर भी फ्रिक्शन हो सकता है, यहां पर भी फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर वो सिर्फ यहां पर फ्रिक्शन रखे और यहां पर ना रखे, इस तरह से आपको देगा। तो क्वेश्चन में आपको किस तरह से डील करना होगा देखो ध्यान से। एक बात तो यहां पर देखो बच्चों क्लियर है, मैं जो सिंपल यहां पर मैं आपको बोलूं तो देखो M1 ने M2 को नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो आप यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, मान लो N, ठीक है, आपने बोल दिया N। तो और यहां पर अगर आप M2 की बात करो तो वहां पर से हो जाएगा M2G, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ना बेटा कि N इज इक्वल टू M2G, है ना, ये तो आप बोल ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब M1 की बात करें तो बेटा इसका M1 की बात करें तो M1G नीचे लग रहा है और इसके द्वारा N ग्राउंड लग रहा है, ठीक है। और अगर M1 ने M2 को नॉर्मल ऊपर दिया था तो उसने भी M2 ने भी इसे नॉर्मल नीचे दिया होगा N, है ना। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि NG जो होगा ना वो सर होगा M1G प्लस N, और N की वैल्यू M2G है, तो आपको समझ में आ गया कि M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा, है ना। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप तो यहाँ पर सीधे सीधे भी समझ सकते थे कि यहाँ पर सर सीधी सीधी बात है कि सर एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक रखा है ना, और सर हमें ये वाला नॉर्मल चाहिए, तो सर यहाँ पर तो नॉर्मल हो जाएगा अपने पास क्या सर N इज इक्वल टू M1G जो भी है M2G, है ना, यहाँ पर M2 था तो ठीक है। और अगर मुझे यहाँ की ग्राउंड वाली नॉर्मल रिएक्शन लिखना हो तो हम तो सिंपल सा करते हैं ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमको सिंपल सा करना होता है ना कि आप तो सिस्टम मान लो, तो यहाँ पर से आपको ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी, जिसको हम बोल देंगे N डैश। तो N डैश अपने पास कितना हो जाएगा सर M1 प्लस M2G, है ना। ये तो आप लोगों को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे निकलेगा। तो बेटा फ्रिक्शन बड़ा सिंपल है ना, कि फ्रिक्शन सर वही म्यू इंटू एन कर देना, आपका फ्रिक्शन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दो के बीच में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो यहाँ पर भी म्यू आप फ्रिक्शन लिख सकते हो और यहाँ पर भी फ्रिक्शन लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। ये तो हो गई अपनी बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। एक बात अपन सब लोग ध्यान रखेंगे
कि नॉर्मल रिएक्शन का बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो। अब मतलब बात समझना, आप लोगों को लग जरूर रहा होगा अभी ऐसा कि सर यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है ना सर, क्योंकि यहाँ पर भार ज़्यादा है, क्योंकि सर ये टोटल मास है ना इसके ऊपर, तो सर यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, तो सर यहाँ नॉर्मल ज़्यादा है तो क्या फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा? ऐसा होगा क्या? जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप यहाँ पर ट्रक लिया हो और ट्रक यहाँ पर रख दो और वहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप ट्रक भी बहुत इजीली खिसका सकते हो, मगर वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आपसे एक ब्लॉक भी नहीं खिसकेगा ढंग से, ठीक है ना, अगर भारी हुआ तो वो, है ना, 25-30 किलो का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आपसे वो भी नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पर बात सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर बात हमारे पास कोएफिशिएंट फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों की होती है। तो कभी भी ये मत बोलना हमें कि नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होने पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात है, ठीक है भैया। तो अब अपन बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको मेथड बता देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को करा जाता है, ठीक है। तो जनरल मेथड बताने जा रहा हूं मैं, जैसे कि M1 M2 और F के टर्म में रखूंगा सब चीज़ें, ठीक है, मतलब हम M1 M2 के टर्म में जनरलाइज फॉर्म में आपको मेथड बताने वाले हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा मेडिकल वालों को दिक्कत आता है कि सर जनरलाइज फॉर्म में वो M1 M2 वो सब जो टर्म्स होती है ना थोड़ा टफ लगती हैं, तो डोंट वरी, जस्ट इसी के बाद मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं और उसके अंदर फिर से वही मेथड अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक है। हम धीरे से बिल्कुल शांति से बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल इजी लेके चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने उसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। बस याद रखना, जो मेथड में समझाऊं, जैसा बताऊं, बस वो फॉलो कर लेना, आपको सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, सारी दिक्कतें खत्म, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, तो ऐसा मान लो कि जैसे हम अपन पहला केस ले लेते हैं, मान लो, है ना, कि हमने एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया इस तरह से, है ना। बिल्कुल सिंपल केस लेके चलेंगे। सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा केस कि अपन नीचे वाली जो सरफेस है उसको बेटा स्मूथ मानेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मास M1 हो गया, ये मास M2 हो गया और आपने इसमें लगा दिया भैया फोर्स F, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ठीक है सर। बड़ा सिंपल सा केस ले रहे हैं बेटा अपन, पहला केस कि हमने इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लिया है और इसको अपने स्मूथ माना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा बच्चों, बस ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। चलो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझो। कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दिखे तो सबसे पहले ही क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले फ्रिक्शन की औकात लिख दो, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दो। सर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहां पर के केस में सर म्यू M2G, ये तो आपको दिख रहा होगा, है ना बेटा। इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो म्यू M2G हो जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही लिख दो, ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। चलो, तो अब अपने लिख दिया सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, तो अब ना क्या करना है, अपने क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी, अब आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। अब आप इसको सिस्टम मान लो और इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है बेटा। अब कॉमन एक्सेलरेशन जो निकालोगे बेटा, तो देखो कैसे निकालोगे सर, ये सिस्टम मान लिया है सर, तो F उधर है, पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर होता तो सर हम लिख देते हैं, है ना, अपोजिंग फोर्स वाला। तो F इजिकल टू Ma, मतलब A इजिकल टू F नेट अपॉन टोटल मास। तो F नेट अपॉन टोटल मास, बेटा टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, है ना, इस तरह से लिख देंगे, है ना। और अगर यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता तो हम इसको अपोजिंग फोर्स में गिन लेते हैं, तो F माइनस वो लिख दिया जाता, सही बात है ना। वो खैर अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लिखा है कॉमन इजिकल टू F अपॉन में M1 प्लस M2, बहुत बढ़िया सर। अब यहां पर एक बात बताओ बेटा, देखो सिस्टम को मैंने माना है कि वो दोनों साथ में चल रहे हैं, मगर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना बेटा कि मैंने इसको बहुत तेजी से खींच लिया हो तो ये ज़्यादा तेजी से आगे निकल जाए और ये थोड़ा कम रह जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। अच्छा सर, तो फिर क्या करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले बात सुनो। अभी मैंने माना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, मैंने माना है, तो उसके हिसाब से पहले तो मैं इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल देता हूं, ये निकाल लिया। और इसके हिसाब से मैं बोल देता हूं बेटा ऊपर M2 वाले को चलाने वाला कौन है, आप खुद सोच के बताओ, M2 वाले को चलाने वाला कौन है बेटा, तो बोलना फ्रिक्शन। तो बेटा आप ये देखो कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ रही है अगर इसे एक्सेलरेशन A कॉमन से मूव करना हो तो आप बोलोगे सर ये बड़ा सिंपल हुआ ना, ये तो सर रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है ना सर, तो वो F इजिकल टू Ma, है ना सर, बड़ा आसान है।
m2 a कॉमन है ना सर, तो ये हो जाएगा सर m2 इंटू a कॉमन कितना आया सर f अपन में m1 प्लस m2 है ना बेटा, ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अपन ने ये करा सबसे पहले, ध्यान से समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है। अपन ने क्या करा, क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी और उसका कॉमन एक्सप्रेशन निकाला और रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल ली। क्लियर है क्या? है ना कि m2 को चलाने वाला कौन है? रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एफ रिक्वायर्ड अपन यहाँ चला रही है, निकला। अब आपको ये चेक करना है बेटा, दो चीजें चेक करना है। पहली चीज कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्या वो मैक्सिमम से कम है? आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब मान लो कि हमें इस सिस्टम को साथ में चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो मान लो 8 न्यूटन है और मैक्सिमम जो वैल्यू है अपने पास ये वाली 10 न्यूटन की है। समझ रहे हो? मैक्सिमम 10 तक है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है और आपको इनको साथ में चलाने के लिए सिर्फ 8 की ही जरूरत थी, तो वो दोनों साथ में चल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीज हुआ ना बेटा, मतलब पहले तो आप ये निकाल लो और आप ये चेक कर लो कि रिक्वायरमेंट मैक्सिमम से तो कम है ना। अगर ये है तो मतलब आपके जो भी निकाले गए आंसर है वो सही है, मतलब आपने जो भी निकाला है वो आंसर सही है, मतलब कि a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a कॉमन होगा, मतलब उनका एक्सप्रेशन यही होगा और रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन आपकी वही निकलेगी जो आपने निकाला है, मतलब कि f रिक्वायर्ड इजिकल टू m2 f अपन में m1 प्लस m2 है ना बेटा, ये आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट गलती से मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, है ना, मतलब कि आपके पास मैक्सिमम लिमिट है 10 तक की और आपको इन्हें साथ में चलाने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो 12 चाहिए होती है, तो जाहिर सी बात है भाई अपने पास तो 10 ही तक का हो सकता है और तुम बोल रहे हो 12, तो हम 12 नहीं दे सकते, तो फिर ये बोलेगा फिर तुम सेपरेट करो ब्लॉक को। सही बात है ना, अगर तुम 12 दे सकते हो तो भैया हम साथ में चला लेंगे, मगर तुमने क्या बोला कि हमारे पास तो सर मैक्सिमम वैल्यू ही 10 है, हम 12 कहाँ से दें, और अगर हम 12 नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है इन दोनों के ब्लॉक के बीच में सेपरेशन होने लगेगा। सही बात है, तो अगर ये कंडीशन बेटा आ जाए सामने तो आप लोग क्या करना, सब लोग आप बड़ा सिंपली, बहुत सिंपल है, अगर ये ज़्यादा हो जाए इससे तो इस चीज़ को भूल जाना और इन दोनों सिस्टम को अलग बना के इन दोनों के एक्सेलरेशन भी अलग निकालना। ठीक है, और अब क्योंकि वो सेपरेट हो रहे हैं तब तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा आपका, है ना, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो भैया देखो इसको चलाने वाला कौन था सर, इसको चलाने वाला तो सर पता है कौन है, फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा सर इसको चलाने वाला, और वो तो सर होगा म्यू m2g, है ना सर। तो सर इसको चलाने वाला तो ये फ्रिक्शन है सर, तो इसका तो सीधे एक्सप्रेशन लिख दो सर, दिस फोर्स इजिकल टू m है ना सर, दिस इजिकल टू m2a2। ठीक है, तो सर f कितना है सर, f है सर म्यू m2g, है ना, इजिकल टू m2a2, है ना, तो m2 ने m2 को मार दिया बेटा, तो a2 निकल जाएगा म्यू जी। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जब इन दोनों का बेटा सेपरेशन होगा ना तो एक्सेलरेशन जो a2 है ना, a2 मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का, देखो हमने फोर्स नीचे वाले को लगा के खींचा था, तो ऊपर वाला जो एक्सेलरेट कर सकता है ना मैक्सिमम, तो बेटा वो यही कर सकता है, इससे ज़्यादा उसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाला कौन है सर, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और सर ये बढ़ नहीं सकता, ये एक हद तक ही है, ये इसकी हद है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता, और अगर ये नहीं बढ़ सकता तो इसका एक्सेलरेशन नहीं बढ़ सकता। ये दिमाग में रखना अपने, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, इसके बारे में, तो ये अपना एक्सेलरेशन फिक्स कर लेता है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा सर नीचे वाले का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे सर, नीचे वाले का एक्सेलरेशन तो बड़ा सिंपल है सर, नीचे वाले को फोर्स आपने आगे लगाया, अब इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन इधर लगा तो इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा मैक्सिमम वाला, और वो कितना होगा सर, वापस से वही सर म्यू m2g, है ना सर। तो f माइनस दिस इज इक्वल टू m a1, ये a1 से चल रहा है ना, तो आप बोल देना f माइनस म्यू m2g इज इक्वल टू m1 a1, तो आपका a1 यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि आपका a1 भी निकल गया, a2 भी निकल गया और फ्रिक्शन भी निकल गया। आपको यही निकालने के लिए बोलेगा, बस क्लियर है, बड़ा आसान है सर। एक बार फिर से बता दो, तो देखो फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन लिख दी जाएगी, मतलब उसकी औकात लिख देंगे, क्वेश्चन देखते ही फ्रिक्शन की औकात लिख दो, सबसे पहली बात। अब फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहली बात अपन ने क्या करा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख दिया, फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकाला और रिक्वायरमेंट निकाल ली। ठीक है, रिक्वायरमेंट, फिर हमने चेक करा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या इससे ज़्यादा है या कम, अगर कम है तो हमारा सब कुछ आंसर सही है, और अगर ज़्यादा है तो हमको ये सब भूलते हुए हमें एफबीडी बनाना पड़ेगी अलग अलग, और उन दोनों के एक्सेलरेशन को अलग अलग निकालना पड़ेगा।
क्लियर। चलो अब इस चीज को ये अगर समझ में आ गई है तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं भी समझ में आई तो अब आगे आपको और भी चीजें से समझ में आ जाएगा। मेडिकल वालों बच्चों से खासकर से निवेदन है, अगर आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो डोंट वरी, मैं आपको न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, है ना। चलिए तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां पर अगर मान लो अभी हमने नीचे फोर्स लगाया था ना बच्चे, चलो अब एक काम करते हैं, है ना, अब हम एक काम करते हैं ऊपर फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, है ना। अब यहाँ फोर्स लगा लो और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कितना दिया है, म्यू, ठीक है ना, अपन ये ले लिया और ये वापस से वही है चीज़, स्मूथ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब बोला है कि हमने ऊपर में फोर्स लगा दिया, तो अब क्या करें, तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खास बात ये है यहाँ पर, वही करो। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को देखते ही सर मैक्सिमम फ्रिक्शन, ओके सर, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो औकात है सर इसकी फ्रिक्शन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी सर, म्यू M2G, बहुत बढ़िया सर, म्यू M2G हो गई सर, है ना, ये हमने लिख दिया। अब सर अब जल्दी से हमको क्या निकालना है, कॉमन एक्सेलरेशन, तो सर कॉमन एक्सेलरेशन इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा सर, वही A = F नेट अपॉन टोटल मास, तो वो तो वही आ रहा है M1 + M2, है ना सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस हिसाब से अब देखोगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, सोच के बताना, सोच के बताना, इस बार फ्रिक्शन किसे चला रहा है, सोच के बताओ। देखो अगर M2 आगे बढ़ेगा तो M2 में फ्रिक्शन पीछे, तो M1 में फ्रिक्शन आगे, तो M1 को चलाने वाला कौन, M1 में फ्रिक्शन आगे, तो M1 को चलाने वाला कौन, तो बोलना ये हो गया M1 और ये हो गया फ्रिक्शन, तो ये हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। तो M1 को चलाने वाला कौन है सर, तो बोलना फ्रिक्शन, तो भैया वो कितने कैसे निकालेंगे सर, फ्रिक्शन = M1 × A कॉमन, तो भैया इस बार हो जाएगा हमारा M1 × F अपान में M1 + M2, A कॉमन की वैल्यू डाल दी हमने, बहुत बढ़िया सर, है ना, ये निकाल लिया। फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारे पास है ना, कि पहला केस सर अगर हमारा रिक्वायरमेंट मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, तो भी हमारा A1 = A2 = A कॉमन ही रहेगा, और हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन जो अभी हमने निकाली ना वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर दूसरा केस, अगर वो गलती से ज़्यादा हो गई है मैक्सिमम से, मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा आ रही है तो फिर तो ये सेपरेट हो जाएंगे, अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई तो ये सेपरेट हो जाएगा, बहुत सिंपल सर, सेपरेट हो जाएगा तो सर कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट हो गया तो सर अलग से FBD बनाएंगे और मस्त निकालेंगे आंसर हमारा। सर सेपरेट हो गया ना सर, ऊपर वाला जो M2 वाला ब्लॉक है उस पर F लगाए हो, उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा सर, और सर अब क्योंकि वो जैसे मान लो एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट मान लो 12 की है और मैक्सिमम मान लो 10 है, तो अब क्या है ना, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तो 12 की थी मगर तुम मैक्सिमम 10 ही दे सकते थे, तो फ्रिक्शन 10 की 10 लग जाता है पूरा की पूरा, ये बात ध्यान रखना है ना। अब क्योंकि वैसे भी देखो सेपरेट हो रहा है ना, तो मैक्सिमम ही लगेगा, आपको सबको पता है, तो बेटा ये कितना लग जाएगा सर, वही मैक्सिमम लग जाएगा, है ना। और ये कितना है सर, वैसे म्यू M2G है ना सर, म्यू M2G है ना। तो सर अगर मैं A2 की बात करूँ ना इस बार, तो कैसे निकलेगा सर, पता है, ये तो सर वही है FBD वाला, वही NLM है ना सर, दिस माइनस दिस = M है, तो दिस माइनस दिस मतलब क्या, म्यू M2G है ना = M2A2, हाँ जी सर M2A2, सर इससे हमारा A2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, इससे हमारा A2 निकल जाएगा। सर A1 कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल, M1 × A1। अब सुनो कौन चला रहा है, तो बोलना सर रिक्वायरमेंट अपने पास जो लगी वो मैक्सिमम है सर इस बार, तो सर मैक्सिमम कितना है सर, म्यू M2G, तो सर इस बार बोलेंगे सर दिस फोर्स = M है ना सर, तो मैक्सिमम फोर्स जो आया है वो म्यू M2G है, जो कि होगा M1A1, तो A1 आएगा म्यू × M2/M1 × G, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब बेटा कितना सिंपल है ना, क्या करना होता है, क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम फ्रिक्शन, फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकालो और रिक्वायरमेंट निकाल लो। अब रिक्वायरमेंट को चेक कर लो कि वो मैक्सिमम से कम है या ज़्यादा, अगर कम है तो हमारा सब कुछ सही है, अगर ज़्यादा है तो आपको अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब सेपरेट FBD बनानी है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, सिंपल सी बात है, आसान है ना।
चलो अब जल्दी से मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे देता हूं और सब चीज अब अपने लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जल्दी से कुछ इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, और याद रखना मेथड हमेशा यही रहेगी, ठीक है। जल्दी से देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा भी हम, है ना। अब मान लो कि भैया ये 40 किलो का है और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 10 किलो का है ना। और अब हम एक काम करते हैं कि यहां पर जो फ्रिक्शन है मान लेते हैं कुछ ना कुछ, और यहां पर हम स्मूथ ले लेते हैं, ठीक है, स्मूथ ले लेते हैं यहां पर। और यहां पर का जो फ्रिक्शन है बच्चे, यहां पर का जो फ्रिक्शन है उसको मान लेते हैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 2 ले लें कि 1 ले लें, बताओ। स्टैटिक और काइनेटिक अलग ले लें या एक मतलब दोनों को 1 ले लें। चलो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना, डिटेल में और अच्छे समझ आएगा, कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है। तो स्टैटिक ले लो 0.6 और काइनेटिक ले लो 0.4, बहुत बढ़िया सर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोचो। फोर्स लगाया है बेटा इस बार मैंने नीचे की तरफ, अब हम यहाँ पर 3 केस दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला केस बेटा मान लेते हैं कि फोर्स लगाया बेटा आपने 50 न्यूटन, तो क्या होगा। दूसरा केस है फोर्स लगाया बेटा आपने 500 न्यूटन, तो क्या होगा। और तीसरा केस है कि कितना फोर्स लगाएं, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जिससे ये सेपरेट होने लगे, मतलब कि जिससे सेपरेट ना हो, ऐसा बोलो आप। कितना मैं मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं कि जिससे ये जो सिस्टम है वो साथ में एक्सेलरेट करे, मतलब ये सेपरेट ना हो, ठीक है ना। ये आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, लिख देना है ना, फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट सेपरेट, है ना, वो सेपरेट ना हो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आप जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो और अब मेरा सॉल्यूशन देखो, है ना। मैं सॉल्यूशन इसलिए जल्दी बता रहा हूं बच्चे क्योंकि अभी आपको मैंने जनरल मेथड बता दिया है, और जनरल मेथड के बाद अब न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, है ना। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस तरह से करा जाता है। मेडिकल वाले बच्चे खासकर आप लोग देखो और बाकी सबको भी देखना ही है, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे आपने अगर यहां से चीज समझ ली, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब ये वाला लेक्चर लीव करना है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे अपन, है ना। आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बता रहे हैं, अब देखना ध्यान से क्या होगा। पहले तो भी अपन ने 50 न्यूटन का फोर्स मारा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप 50 लगा रहे हो तो सर पहले सबसे पहले क्वेश्चन कोई सा भी हो, अपने को यहाँ पर क्या लिख देना, मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया यहाँ पर आप ना पहले तो स्टैटिक और काइनेटिक लिख दो भैया। स्टैटिक कितना लगेगा सर, तो 0.6 इंटू ये 100 तो हो जाएगा 60, और काइनेटिक लगेगा सर 40। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सही बात है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब सर जब आपने फ्रिक्शन लिख दिया है तो उसके बाद हमको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होता है सर। तो कॉमन एक्सेलरेशन सर हमारा क्या होगा सर, एफ नेट अपॉन टोटल मास। सर आपने एफ नेट लगाया है 50 न्यूटन, है ना, आपने सर क्या लिया है यहाँ पर 50, सर 50 बाय टोटल मास मतलब 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बात है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर से अगर अपन रिक्वायरमेंट चेक करें तो बेटा रिक्वायरमेंट किस पे चेक करना पड़ेगी सर, ऊपर वाले पर, क्योंकि उसको चलाने वाला कौन है सर, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगी, है ना। ये 10 किलो का है तो सर रिक्वायरमेंट कितनी होगी सर, रिक्वायरमेंट होगी सर ma, मतलब 10 इंटू a, तो ये आ रहा है 1, ठीक है। a कितना है कॉमन 1, तो बेटा अपने पास आंसर आया 10 न्यूटन। अब देखो रिक्वायरमेंट अपने को 10 न्यूटन की है और वहां पर कितनी तक झेल सकता है वो 60 न्यूटन तक। 60 न्यूटन तक भैया कोई सेपरेशन नहीं होगा, और आप तो अभी 10 ही मांग रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जब रिक्वायरमेंट मैक्सिमम से कम आया तो यहाँ पर लिख दो हमारे जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो मैक्सिमम से कम है, दैट्स वाई हमारा आंसर ये होगा और ये वाला होगा। मतलब A1 A2 का एक्सेलरेशन क्या है, कोई पूछे तो बोल देना भैया दोनों का एक्सेलरेशन ये रहा, और सिस्टम मतलब साथ में चलेंगे, और रिक्वायरमेंट जो फ्रिक्शन लगेगा वो रिक्वायरमेंट लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में वो एफ रिक्वायरमेंट के बराबर होगा, ठीक। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब सर दूसरा केस लेते हैं कि जब हमने 500 ले लिया। अब जाहिर सी बात है तुम लोग समझ गए होंगे, है ना, कि जब हमने 50 लिया था तो हमने रिक्वायरमेंट मतलब जब हमने 50 लिया था तो इनको सेपरेट नहीं होने दिया, तो अब 500 लेंगे तो वो सेपरेट हो सकता है ना। अच्छा बनाया है इस तरह से हमने क्वेश्चन। चलो अच्छा लेके देखो, चलो भैया करो एक्सेलरेशन निकालो सर कॉमन,
सर इस वक्त निकलेगा एफ नेट अपॉन टोटल मास, तो भैया ये हो जाएगा 500/50, टोटल मास है 50, तो ये हो जाएगा सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना सर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है सर। तो सर इसमें रिक्वायरमेंट कितनी कैसे चेक करेंगे सर, वही ऊपर वाले का एफबीडी बनाया और चलाने वाला कौन है सर, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है सर। तो वो कितना हो जाएगा सर, F = ma सर। तो मास उसका है 10 इंटू एक्सेलरेशन है सर आपका कॉमन वाला 10, तो सर ये तो 100 है। ओहो हो सर, हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से मतलब 60 से ज़्यादा चला गया। तो सर अब ना यहाँ पर हमने जो करा है ये चीज़ गलत मानी जाएगी, है ना। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर सर ज़्यादा चला गया है तो मतलब सर अब हम इसको भूल जाएं और अलग से अब एफबीडी बना के करा करें, ठीक है ना। ये आपको बताया था मैंने आपको, है ना। अगर वो कभी भी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो आपको एफबीडी बना के करना है, एफबीडी बना के करना है। कैसे करेंगे सर, वही सर सिंपल, नीचे वाले का एफबीडी क्या बनेगा सर, नीचे वाले का एफबीडी सर नीचे बनाते हैं, ऊपर वाले का एफबीडी ऊपर बना देते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर लगता है ना। तो भैया देखो ऊपर वाले को चलाने वाला तो सर फ्रिक्शन है, तो सर वो तो मैक्सिमम लगेगा। अच्छा एक और बात, अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है तो खुद बताओ स्टैटिक लेना चाहिए यहां पर कि काइनेटिक लेना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं सर, 60 = 10 है, गलत, फिर से गलत, क्योंकि जब बेटा सेपरेशन हो रहा है तो फिर तो 40 लगेगा ना, काइनेटिक लगेगा बेटा। तो भैया यहाँ पर लगेगा सर 40, ठीक है, और ये है 10 का, तो आंसर हो जाएगा सर इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना, एफ नेट अपॉन टोटल मास हो जाएगा, है ना। अच्छा इसकी बात करें तो भैया इसमें सर 40 पीछे, फोर्स आगे लगाए हो सर आप, फोर्स कितना लगाए हो सर, 500 लगाए हो, है ना सर, 500 लगाए हो, तो ये सर कितना है 40 है, तो सर 500 - 40 = 40A, ये हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर से अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ये देखोगे तो देखो भैया तुम्हारे पास ये हो जाएगा 460 और 460/40, तो ये बन जाएगा 46/4, ठीक है। तो देख लो भैया आपके पास जो भी कट पिट करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना। देख लें जितने भी आए, मेरे ख्याल से 12.5 आ रहा होगा तो 12.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अपने पास ये क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस होता है आजकल, उसको देख लेते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है कि सर अपन ने कम लगाया, जब 50 लगाया तो सर ये साथ में चले, सर 500 लगाया तो ये अलग हो गए, तो सर कहीं एक बीच में ऐसी लिमिट आई होगी ना जहां पर ये अलग हो रहे होंगे। सर देखो 50 में साथ में थे, 500 में अलग हो गए, तो सर बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर ये जस्ट अलग अलग होने वाले हैं। तो वही बताना है आपको कि कितना फोर्स लगाएं कि जस्ट ये अलग होने वाले हैं, है ना। मैं वो वाला क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत फेमस भी है वैसे ये क्वेश्चन। तो देखो उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको तीनों टाइप करा दिए आपको, है ना, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप हो गए अपने, ठीक है। चलो तो अब अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर कैसा, देखो कितना फोर्स लगाएं कि ये दोनों सेपरेट हो जाए। बड़ा सिंपल है भैया, फिर तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया सिंपल सी बात है ना, ये M1 है, ये M2 है, आपने इसमें फोर्स F लगाना है ना। तो बेटा आपने क्या करना है, ध्यान से समझो। आप तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉमन एक्सेलरेशन निकला सर हमारे पास F/में टोटल मास, F/में टोटल मास, बहुत बढ़िया सर। अब ना क्या करना, ध्यान से समझो। अब जो है ऊपर वाले को चलाने वाला कौन, तो बोलना रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो ये ऊपर वाले को चलाने वाला है। तो अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा, अच्छा आप निकालोगे तो कितना आएगा सर, वो आ जाएगा सर M2A कॉमन, तो M2 × A, और A कितना हो जाएगा सर F/में M1 + M2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। तो अब ना तुम्हें क्या चाहिए कि जब ये सेपरेट हो रहे हों तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम के बराबर हो जाए, ध्यान से समझना, अपने को चाहिए कि कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट सेपरेट वाली कंडीशन आ जाए। तो अपने क्या करा, सबसे पहले अपने इनको साथ में माना और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ऊपर वाले को चलाने वाला कौन, तो बोलना सर फ्रिक्शन। तो सर जो फ्रिक्शन है अगर मैक्सिमम से कम होता है तो साथ में चलते हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो मतलब जस्ट बराबर में वो अलग अलग होने वाले होंगे। तो आप क्या करना, इस चीज़ को मैक्सिमम के बराबर कर देना, मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन को मैक्सिमम के बराबर कर दो, है ना। तो बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है सर, M2F/में M1 + M2, है ना। और सर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है,
मैक्सिमम सर स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक तो सर 60 के बराबर था ना। तो एक काम करोगे, मैं इसको सोल्व कर दूं। अब देखो बेटा, हमें f चाहिए, तो ये तो m1 प्लस m2 की वैल्यू डाल दो आप, कितना 50। सर ये हो जाएगा f/50। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर अपने पास 10 और ये हो जाएगा तो f/5 है ना बेटा, ये हो जाएगा f/5। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये पूरी क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है f/5। बहुत बढ़िया सर। और मैक्सिमम सर कितना है, मैक्सिमम सर 60, तो ये आ जाएगा सर आपके पास 300। सर आप ना मैक्सिमम 300 लगा दो सर, 300 तक। अगर आप 300 फोर्स लगाते हो सर, तो ये सिस्टम साथ में चल सकता है। उसके बाद 300.001 भी अगर लग गया ना सर, तो वो अलग अलग हो जाएंगे सर। और अलग अलग ऐसे नहीं होंगे सर, अगर आप 301 में भी देखोगे ना, तो सर यहाँ पर सेपरेशन बड़ा अच्छा दिखेगा आपको। कैसे पता है सर, क्योंकि सर अब ना इसको चलाने वाला कोई और हो जाएगा। आपको सर अभी 60 स्टैटिक लग रहा था, उसके बाद फिर जैसे ही अलग होंगे तो वो 40 लगने लगेगा, है ना। इसके कारण बड़ा अंतर आ सकता है। आई होप यार आप लोगों को ये पूरा समझ में आया है। और समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग अब एक क्वेश्चन करना कि अगर मैं यही फोर्स इन्हीं केसेस के साथ ऊपर लगाता तो क्या होता। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी से। ये वाला फोर्स बेटा अगर हम यहां पर ऊपर में लगा देते तो क्या होता। ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ। चलो भैया, करें अब सोल्व। कर लिया आप लोगों ने? देखो, सबसे पहली बात सर, अगर 50 लगाते तो क्या होता, तो सुनो सर, पहले वही है मैक्सिमम फिक्सिंग, तो वही हमारे पास है सर। मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर अपने पास? सर मैक्सिमम में वही 60 आ रहा है अपने पास, स्टैटिक है ना, स्टैटिक 60 है और काइनेटिक सर 40 है ना। सर कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन सर F अपॉन में टोटल मास 50/50 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये तो आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस बार रिक्वायरमेंट सर नीचे वाले से चेक होगी, क्योंकि सर नीचे वाले को चलाने वाला कौन है? ऊपर तो फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे वाले को कौन चला रहा है? तो बोलना फ्रिक्शन। तो भैया फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट, और ये 40 का है सर। तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी सर? MA, तो 40 × A। ए कितना है सर? 1। सर रिक्वायरमेंट आई सर 40 की, सर 40 की। क्या 40 रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अपनी? बोलना सर बिल्कुल। सर हमारे पास स्टैटिक लगता है जब तक वो सेपरेट ना हो, तो सर अपन 60 तक झेल सकते हैं सर। और इसको 40 की जरूरत है, बिल्कुल सर। 50 भी होता तो हम देते, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बेटा कि A1 = A2 = दिस। और ये जो हमारे पास आंसर है इसी के साथ खत्म कर दो, बोलने के साथ कि भैया ये अपने पास मैक्सिमम से कम है। बहुत बढ़िया सर। अब अगर हमने 500 ले लिया, चलो भैया, अब हमने ले लिया भैया फोर्स कितना? 500। पहले कितना था सर? 50 है ना। अब 500 ले लिया सर। अब क्या करें? वही चीज़, कॉमन एक्सेलरेशन निकालो सर। कॉमन एक्सेलरेशन वही 500 बाय टोटल मास, तो सर 50, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर नीचे वाले को चलाया जाए फिर से, है ना सर। तो नीचे वाले को चलाने वाला सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि 40 है ये, तो सर ये हो जाएगा MA। तो 40 × A मतलब सर 400 न्यूटन फोर्स। रिक्वायरमेंट तो सर 400 की जरूरत पड़ेगी। मतलब सर ये तो हमारे स्टैटिक से कई गुना ज़्यादा है सर, है ना। ये तो कई गुना ज़्यादा है सर। तो अपने पास अब क्या करेंगे सर? फिर तो बस वही चीज़ें, जब ये अलग अलग, क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई स्टैटिक से, तो सर FBD बना के करने का, FBD बना के करने का। फिर क्या करें? FBD बनाओ। चलो भैया, ऊपर वाले को बनाएं। ऊपर आगे कितना लगा सर? सर 500। नीचे सर पीछे फ्रिक्शन लगेगा 40। बेटा 60 या 40? 40, क्योंकि सर सेपरेट हो रहे हैं। तो सर काइनेटिक, और काइनेटिक बेटा 40। तो ये हो जाएगा सर 500 - 40 = 10A। तो बेटा अपने पास ऊपर वाले का एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 500 - 40 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 460/10 मतलब 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत तेजी से भगेगा। नीचे वाले का बनाए सर, नीचे वाले का। तो सर नीचे वाले को चलाने वाला कौन है सर? फ्रिक्शन। और वो तो सर 40 ही लग सकता है अब। तो 40 और ये 40, तो एक्सेलरेशन सर आ जाएगा 1। नीचे वाले का एडेस आ जाएगा 1। सिंपल, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे तीसरा क्वेश्चन निकाल के दो कि जल्दी से बताओ कितना फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट सेपरेट होने वाली कंडीशन पर आ जाए। चलो भैया, अब देखो
करें करें फिर से। क्या करने का तरीका होगा सर, वो सब तो सर सेम ही मानना है, बस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन को मैक्सिमम के बराबर करना होता है सर। तो कॉमन एक्सप्रेशन तो सर अभी भी हमारे पास क्या आएगा पता है सर, एफ अपॉन में टोटल मास, ये तो सर सही है ना। बस इस बार सर चलाने वाले को नीचे वाले रिक्वायरमेंट निकलेगा, ये निकालेगा रिक्वायरमेंट, है ना। सर रिक्वायरमेंट कितने की सर, 40 इंटू ए मतलब एफ अपॉन में 50, तो सर आ जाएगा ये 4f/5, है ना सर। ये रिक्वायरमेंट लगी, और यही रिक्वायरमेंट को अगर आप मैक्सिमम के बराबर कर दो तो आपके पास वो फोर्स मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना है बेटा 60, रिक्वायरमेंट कितना है सर 4f/5, तो ये कितना हो जाएगा 75, तो 75 न्यूटन पर खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 75 न्यूटन का फोर्स मारोगे ना ऊपर तो सर सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे वाले पर मारा था कितना 300, तो जाके सेपरेशन आया था, है ना। तो आई होप आप लोगों को सारी कंडीशन समझ में आ रही है। तो अब जल्दी से मैं एक बढ़िया क्वेश्चन इसी के ऊपर बना देता हूं, जिसमें यहां वाली सरफेस में भी मैं फ्रिक्शन रख देता हूं। तो अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया किस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, तो अब ना एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें हम ग्राउंड पर, मैंने आपको जिस तरह से बोला है अभी भी, है ना, उसमें क्वेश्चन लेना है कि हमने ग्राउंड पर भी एक फ्रिक्शन ले लिया हो, इस तरह के क्वेश्चन लेना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मेडिकल वालों का साथ यहीं तक रहेगा, ठीक है। मेडिकल वाले इस क्वेश्चन के बाद वैसे जा सकते हैं, इसके बाद, है ना, इनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट IIT वाले बच्चे जो हैं, जो JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे मेंस वाले और नीट वाले बच्चे यहाँ पर रुक सकते हैं। एडवांस वाले बच्चे जो भी हैं, इसके बाद भी हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो भी कराएं, आप साथ में चलना, है ना। अभी आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब वैसे तो आप मैक्सिमम चीज़ें सीख चुके हो अभी तक, मगर कुछ चीज़ें हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करा देंगे जिससे कि आपके अंदर और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। कराना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर अभी ये लेक्चर अभी से ही इतना लेंदी हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, खिंच गया है ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो मेडिकल वाले बच्चे बस थोड़ी सी देर की बात है ना, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। वैसे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि ग्राउंड में यहाँ लगा दिया, इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाते वो, मगर हाँ ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, कल का क्या भरोसा, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन वही ले लेते हैं, ये 40 हो गया अपने पास, ये 10 हो गया अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर बेटा अपन इस बार लिख देते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1, और यहाँ पर वही जैसे अपने पहले लिया था, म्यू इज इक्वल टू 0.6 और म्यू इज इक्वल टू ये स्टैटिक या काइनेटिक, ये हो जाएगा 0.4। बाकी कहानी वैसी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, चलो इस बार हम लगाते हैं ऊपर या नीचे, कहाँ लगाए बताओ, जहाँ पर आप बोल दो। चलो भैया हम लगा लेते हैं ऊपर की तरफ फोर्स, अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि भैया बताइए, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा मुझे बताइए कि इसे खिसकाना हो, अगर तुम लोग सोच के बताना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनेगा अगर मैं ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है। तो बनाए कि नहीं अच्छा वाला, थोड़ा सा ठीक ठाक लॉजिकल। चलो हम ऐसे लॉजिक बता देते हैं ना, इतना क्या सस्पेंस रखना। तुम खुद सोचो कि देखो नीचे वाले को कौन खिसकाएगा, मुझे बता दो। तो तुम बोलोगे देखो सर, असलियत में नीचे अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन जो अपोज करेगा सर वो हो जाएगा 50, तो सर पीछे की तरफ 50 लग सकता है, और सर 40 को चला कौन सकता है सर, 60, है ना। तो भैया अगर वो 60 तक अगर लग जाए तो ये पूरा सिस्टम साथ में चल सकता है ना। उसमें 60 अगर आगे लगा, मान लो एक्सट्रीम केस में भी 60 लग गया आगे, ठीक है, और 50 पीछे लगा, तो उस एक्सट्रीम केस में भैया वो एक्सेलेरेट कर लेगा ऐसे, है ना। अदरवाइज फिर वो क्या होगा अभी क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन में देखेंगे अपन। चलो पहले ना यार इतना टफ नहीं बनाना, नहीं तो फिर ना तुम लोग झेल नहीं पाओगे, छोड़ो इजी बना देते हैं, है ना। मेडिकल वाले तुम लोग तो देखो बढ़िया, ये इससे ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं पूछ सकता यार आप लोगों से, है ना। किसी का भी पेपर बना रहा हूँ, ये देखो अब तो JEE मेंस में भी बोल रहा हूँ और नीट में भी, है ना, ये दोनों जो हैं इससे ज़्यादा टफ नहीं बनाते। देखो अब मैंने बेटा फोर्स नीचे लगाया है ना, अभी नीचे लगा के करते हैं काम, है ना। तो बेटा फोर्स नीचे लगाया, तो एक बार अपन लगा रहे बेटा कितना ले लो आप
80 न्यूटन ले लो, 80 ले ले कि 100 ले लें, चलो ठीक है 100 ले लो, है ना, 100 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन 100 न्यूटन लेके चलते हैं, तो देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा, है ना। तो अगर मैंने फोर्स 100 न्यूटन ले लिया तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने पास धर्म क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है सर, औकात लिख दो फ्रिक्शन की मैक्सिमम सब जगह। तो सर यहाँ पर जो होगा ना सर, तो यहाँ पर हो जाएगा सर आपके पास स्टैटिक का हो जाएगा 60, काइनेटिक का हो जाएगा सर 40, और यहाँ पर हो जाएगा सर कितना है सर 50, है ना सर। यहाँ पर तो एक ही दिया है, तो सर यहाँ पर टोटल वेट mg कितना है 500 इंटू 0.1, तो हो जाएगा 50, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है सर, कॉमन एक्सेलरेशन, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन। तो बेटा कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ कॉमन एक्सेलरेशन। तो सर बोलेंगे सर एफ नेट अपॉन टोटल मास, तो सर एफ नेट होगा 100 माइनस 50, क्योंकि अब वो फ्रिक्शन है ना यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर माइनस 50 लगेगा, है ना, ये 50 की तरफ, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 50, तो सर यहाँ पर लगेगा 50, लिख दो सर यहाँ पर 50, ठीक है, ये हो गया 50। तो ये हो जाएगा एफ नेट अपॉन टोटल मास कितना बेटा 50, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अब एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से समझना यहाँ पर कहानी कैसी जाएगी। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इससे चेक करी जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले को कौन चलाने वाला है सर, फ्रिक्शन। तो सर भैया रिक्वायरमेंट जो होगी सर वो इससे ही चेक करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया सर, ये 10 का है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन सर वो हो जाएगा ma, और सर मास है 10 इंटू 1, है ना, तो आंसर आ जाएगा 10, जो कि स्मॉलर है मैक्सिमम के। तो सर हमारा आंसर आ गया, सर आंसर होगा सर कि सिस्टम का एक्सेलरेशन सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे सर 50 लगा है फ्रिक्शन, और बीच में जो फ्रिक्शन लगा है सर वो 10 है, जो बीच में फ्रिक्शन लगा है सर वो 10 लग रहा है। ये तो बड़ा आसान हो गया सर क्वेश्चन, ठीक है सर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने फोर्स लगाया यहां पर 500 तो क्या होगा, सोच के बताओ सर। 500 लगाएंगे तो देखो सर बड़ा सिंपल कहानी, फिर से हम निकालेंगे सर कॉमन एक्सेलरेशन सर, ठीक है। तो 500 माइनस 50 तो हो जाएगा सर 450 अपॉन टोटल मास, तो सर वो हो जाएगा कितना 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये एक्सेलरेशन आएगा इस बार। तो सर इस बार जब ये आया तो ऊपर वाले को चलाने वाला कौन सर, वापस से सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो सर वो 10 इंटू ए, तो ये हो जाएगा ना सर 90, और जो कि सर ग्रेटर है 60 से, मतलब कि हमारे स्टैटिक से सर बड़ी है ना, हमारी स्टैटिक से बड़ी है। तो सर यहाँ पर अब होगा सेपरेशन। तो सर ये भूल जाओ, जितना भी कराए सर ये भूल जाओ। अब अपने पास जब स्टैटिक से बड़ा हो जाए, मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है सर एफबीडी, मस्त। अब देखना एफबीडी में भी कितना मजा आने वाला है ना। ऊपर वाले के लिए तो सर मजेदार है सर, ऊपर में तो सर क्या है सर 10 है रिक्वायरमेंट, सर खींच रहा है उसको, तो मैक्सिमम सर यहाँ पर तो अभी सेपरेशन हो गया ना, तो सर मैक्सिमम लग जाएगा। तो मैक्सिमम कितना है भैया, तो मैक्सिमम सर 40 है ना सर, काइनेटिक लगेगा सर तो 40 लगेगा, और ये 10 है तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद ये तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, है ना, F इजिकल टू ma, सिंपल काम खत्म। अब बताओ है ना नीचे वाले का क्या होगा सर। सर नीचे वाले का कुछ ज़्यादा खास नहीं, आपने लगाया है 500, पीछे की तरफ अपोज करने वाला ऊपर से मिलेगा 40, और ग्राउंड दे देगी उसे 50, है ना। एफबीडी बना रहे अलग, मैंने क्या बोला, जब सेपरेशन हो रहा हो तो मस्त अलग अलग एफबीडी बनाओ और आंसर खत्म कर दो, बड़ा सिंपल है ये तो, और आसान हो जाता है। और सर ये आगे भगेगा ए से, ठीक है सर, ए डैश से मान लेते हैं, ठीक है सर। तो सर 500 माइनस 90 तो सर हो जाएगा 410, तो 410 क्या लिखेंगे सर, 410 अच्छे से लिखिए, अच्छे से 410 इजिकल टू 40 ए डैश, तो ए डैश कितना आया बेटा 41/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, यहाँ पर क्या पूछ लूं कि भैया बताइए कितना फोर्स लगाऊं कि ये जस्ट सेपरेट वाली कंडीशन में आ जाए, है ना। अच्छा यही जो मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं ना बार बार, कि कितना फोर्स लगाएं कि इनके बीच में जस्ट सेपरेशन आने लगे, तो इसी क्वेश्चन को पता है दूसरे तरीके से ये भी पूछते हैं कि कितना सिस्टम को हम एक्सेलरेट करा सकते हैं मैक्सिमम, जिससे कि इनके बीच में सेपरेशन आना शुरू हो जाए। बात वही होती है, दोनों क्वेश्चन एक ही होते हैं, ठीक है, ध्यान देना इन सब चीजों को। चलो खैर अभी अपन ये वाला कर लेते हैं कि कितना फोर्स लगाए मैक्सिमम कि अब ये दोनों में सेपरेशन आने लगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि फोर्स फाइंड करो जब ये सेपरेशन हो जाए। सर वही कहानी है सर, इस बार जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा ना, अगर मैं F मान लेता हूं उसे, सर हो जाएगा अपना F माइनस 50 अपान में टोटल मास, तो सर 50, ये तो सही है सर,
करेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल। अब सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन चेक करूंगा, तो सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे चेक कराने वाला इंसान है ऊपर वाला, सर 10 के नीचे लगेगा ये रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, और सर यही मैक्सिमम के बराबर कर देंगे। सर मैक्सिमम कितना है सर 60, ठीक है। सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है सर MA मतलब 10 इंटू ए, तो 10 इंटू ए करोगे, 10 इंटू ए करोगे तो 10 से ये 0 कटेगा, तो ये बन जाएगा F माइनस 50 अपॉन में 5 इजिकल टू 60, तो 6 35 350, फोर्स आ जाएगा 350। आसान है यार, है ना, इतना फोर्स आपको चाहिए जिससे कि ये सेपरेट हो जाए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता कि कितना एक्सेलरेशन चाहिए कि ये सेपरेट हो जाए, मतलब सिस्टम कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है कि ये सेपरेट ना हो, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कर सकता है सिस्टम जिससे कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चले या सेपरेट ना हो, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, कैसे निकालोगे वो एक्सेलरेशन? तो आप क्या करना, इसने भैया क्या पूछा है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से जो आपने अभी सुना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसमें घबराना मत, डरना मत, है ना। क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है, खुद भी कर सकते हो आप, है ना, अब आपका दिमाग चल जाएगा। तो फोर्थ वाला यहाँ पर हमने बोला है कि ए मैक्सिमम फॉर विच दे विल नॉट सेपरेट, तो कैसे निकाले? तो सर देखिए, अगर इनको सेपरेट नहीं होना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेट करना है सर। अब ध्यान से सुनना सर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करा करो, ऊपर वाले को चलाने वाला कौन है, तो बोलना फ्रिक्शन है सर। तो सर फ्रिक्शन इसको चला रहा है, तो सर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है सर 60, मतलब इसको चलाने वाला सर कौन है, फ्रिक्शन है ना, तो सर इसकी लिमिट बाउंड है ना सर, क्योंकि इसको तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो सर ये तो अनंत से भी चल सकता है ना। लिमिट बाउंड कहां पर, ऊपर वाले में, कि वो उसकी एक हद है कि उससे आते नहीं चल सकता, है ना। तो भैया हम क्या बोलेंगे कि 10 वाले पर जब आप चेक करते हो, मतलब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर नीचे फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर वाले की हद चेक करो, और अगर ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाले की हद चेक करो, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर हद वाला खेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी हद चेक करते हैं, तो देखो हमारा मैक्सिमम ये लग सकता है, मैक्सिमम सर लग सकता है अपना 60, तो हम सर बोलेंगे कि 60 इजिकल टू MA, तो सर 10 इंटू ए मैक्सिमम, सर ए मैक्सिमम आ गया अपने पास 6, बहुत अच्छे सर, आंसर आया सर 6, बहुत बढ़िया सर। तो सर सिस्टम को मैं 6 से ज़्यादा नहीं चला सकता, 6 से जरा सा भी ज़्यादा हुआ तो सिस्टम में सेपरेशन आ जाएगा सर, ठीक है, सिस्टम में सेपरेशन आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछे ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना से दौड़ सकता है, तो बोल देना, है ना। क्या करना है, हद चेक करना है। कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से सुनना, कभी भी एक्सेलरेशन के बारे में बोले कि मैक्सिमम कितने से चल सकता है सिस्टम साथ में, जिससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच दे विल नॉट सेपरेट, इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करोगे, तो हम चेक करेंगे हद। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या चेक करना है, हद। लिख दो अपनी कॉपी में, क्या लिखोगे कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हम चेक करेंगे हद, और हद किस में चेक करना होती है, जहां फोर्स लगाया है उसके अपोजिट वाले ब्लॉक में। सिंपल, चलिए बहुत अच्छे। तो बेटा अब अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपने क्वेश्चन कर लिया है। मेडिकल वालों को एक लास्ट में यहाँ पर छोटा सा एक चीज बताने वाला हूँ, उसके बाद आप जा सकते हो, आप चले जाना, ठीक है। आप भी बोल रहे होंगे सर कितनी देर से रोक रखा है देखो भैया, जेईई मेंस वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे, आप लोगों को बस ये एक सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पर काम है, ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए, सिंपल सी कहानी है, एक ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, डरना मत, कहानी वही है। देखो भैया क्वेश्चन किस तरह से दिया, ध्यान से सुनना, 40-10 है ना, और यहाँ पर हमको बोला है कितना, म्यू इजिकल टू, यहाँ दे दिया है म्यू एस कितना, वही 0.6, और म्यू के दे दिया है कितना 0.4, है ना, और बोला है यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो बोला बताओ कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दें, है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच दे कैन नॉट सेपरेट, दे विल नॉट सेपरेट, और यहाँ पर म्यू 0 है, ठीक है। हाँ, तो बताना है आपको कितना फोर्स लगाएं कि दे विल नॉट सेपरेट, सोच के बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, सोच के बताओ। तो पता है अभी यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर कहानी बड़ी सिंपल है ना। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। पता क्या है, सुनो ध्यान से। अगर आप इनके एफबीडी देखो ना ध्यान से तो सुनो, देखो बेटा यहाँ पर अगर आपने टी लगाया, देखो यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी और यहाँ पर टेंशन टी, इस तरह से बनेगा, है ना। अब ध्यान से समझना, अगर मैं 40 वाले को बनाता हूँ, 40 वाले को देखो ध्यान से, पहले तो मैं एनएलएम बता रहा हूँ आपको लगाना है ना, एनएलएम। तो बेटा अगर आप 40 वाले में देखो तो देखो वर्टिकल वाले टेंशन से तो मतलब ही नहीं है, सही बात है। तो सर अपने पास पुली पर लगने वाले जो नेट फोर्स होते हैं वही 40 पर लगने वाले फोर्स होंगे सर, है ना। तो सर देखो 40 पर लगने वाले फोर्स अगर चेक करूँ ना, तो एक पुली ये थी, एक पुली ये थी सर, ठीक है सर। तो एक तो टेंशन यहाँ आया है ना सर, एक टेंशन यहाँ आया है, सही बात है। तो कहानी ये हो गई कि 40 वाले पर नेट टेंशन ही 0 है, मतलब सर फोर्स 40 वाले पे नहीं लग रहा, 40 वाले पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। कहानी ये है कि सिर्फ ऊपर जो लगा हुआ है, बैठा हुआ है ना ब्लॉक 10 वाला, सिर्फ उस पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम है ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है किसके बराबर, किसके बराबर बताओ जरा। ये सर बराबर है इस वाले डायग्राम के, इस तरह से 40 है ना, इस तरह से 10 और यहां फोर्स F, ये दोनों बराबर हैं बेटा, ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिंदगी में, ऐसे क्वेश्चन कभी दिखे तो ये समझ जाना कि भैया ये सब बेवकूफ बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज यही है, ऐसा है। सिंपल आपको चेक कर लेना है कि नीचे वाले पे फोर्स तो नहीं लग रहा। इस तरह से जब आप चेक करोगे तो ये दोनों देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और वर्टिकल वाले भी कैंसिल आउट हो रहे थे, तो इसमें 40 वाले पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हकीकत में लग रहा है 10 वाले पर, तो सीधे अपने 10 वाले पे लगा दिया। और अब अपन चेक कर लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच दे विल नॉट सेपरेट, तो निकाल सकते हो ना, अपने पहले भी निकाला है। कैसे निकालोगे सर, दे विल नॉट सेपरेट, सर सेपरेट नहीं होना है, तो मतलब इसकी हद चेक कर लो। अब इसकी हद चेक करना, चलो देखो ओरली निकालते हैं आंसर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना लास्ट एंड आते आते मैं आपको ओरली करना सिखा दूंगा। इसको देखो, अब ये देखो हवा में आंसर दोगे, इसका एक्सेलरेशन आपको अब सुना, बोला कितना लगा दूं कि ये दे विल नॉट सेपरेट, तो सुनो F/50, ये तो इसका फोर्स हो गया है ना, एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें ये काम करे क्या, सीधे सीधे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है। सुनो मेरी बात, मुझे बता दो बच्चे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। सर इसको चलाने वाला कौन है, मैं बोलूंगा बेटा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन स्टैटिक लग सकता है 60, तो 60/40 करोगे तो अब बेटा आपका 6/4 मतलब 3/2 बचेगा, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है सिस्टम में। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड सिस्टम का एक्सेलरेशन है, 1.5 मीटर पर सेकेंड सिस्टम का है, तो अब आप उसी एक्सेलरेशन से इस पूरे सिस्टम को चला दो, दे विल नॉट सेपरेट। तो F = 50 × 1.5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सर F = 50 × 1.5, ये बोलो अपन 3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 75। है आसान, आसान है ना, कितना आसान लग रहा है। आप ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया करो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते किसके हैं सर, वो हद चेक करके, है ना, हद चेक कर लेते हैं, जहाँ पर फोर्स लगाया उसके अपोजिट वाले में हद, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर बेटा अपन JEE मेंस वाले यहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, नीट वाले बच्चे जा सकते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पर मैं एडवांस के लिए क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े से, ठीक है, वो हमको करना है, फिर हम ये लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टफ वफ नहीं है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे थोड़ी देर वक्त बाद, है ना। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना घर पे भी, ठीक है। अभी तो ये वाला क्वेश्चन करो, है ना, 1-2 क्वेश्चन आपको कराना है, फिर आप ये लेक्चर अपन जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, आप सब लोग जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका आंसर दो। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इस तरह से एक सिस्टम अरेंज करा हुआ है, बोला गया है कि मास, इस वाले मास की वैल्यू बताओ मैक्सिमम, सो दैट सिस्टम रेस्ट पर रहे। सिस्टम रेस्ट पर रहे मतलब ये और दोनों ब्लॉक भी ना चले, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कोई सेपरेशन ना हो और इन दोनों के बीच में भी, ग्राउंड के बीच में भी कोई सेपरेशन ना हो, ठीक है। और गिवन डेट दिया है आपको कि सभी जगह पर जो फ्रिक्शन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को और अब इसका सॉल्यूशन देखना, और ध्यान रहे जो भी आंसर आए आपका, जो भी आंसर आए ईमानदारी से आपको अभी के भी कमेंट करना है और आप पूछना भी कि सर मेरा आंसर सही है कि नहीं।
वैसे तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे तो पूछोगे तो है नहीं, है ना, मगर हाँ ईमानदारी से बिल्कुल बताना कि आपका आंसर सही गया था या गलत। टाइम लिखना, बोलना सर ये वाला मेरा आंसर गलत गया था या ये वाला मेरा आंसर सही गया था, सब लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है ना, हार्ड तो होता ही नहीं है जीवन में, या तो इजी होता है या मीडियम होता है या मस्त होता है क्वेश्चन, हार्ड तो नहीं होता भैया कभी भी, ठीक है। इजी मीडियम या मस्त क्वेश्चन है, मतलब मस्त क्वेश्चन मतलब कुछ सिखा के जा रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो भैया फिर भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मीडियम या इजी के लेवल में बोल सकते हो। चलो तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन था वैसे ये, देखिए क्या करना है सुनना। उसने बोला है कि मास बताओ मैक्सिमम, ठीक है सर मास बता देंगे, सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, ओके। तो सर पहली बात तो उसमें आपने को दे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बोला है सब रेस्ट पर ही है ना, तो एक काम करो जल्दी से इसकी मैक्सिमम लिमिट लिख दो सब जगह, है ना। तो भैया यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है सर, इन दो के बीच में सर मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख सकते हैं सर 5 से 15 मतलब 150, है ना। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो 7 5 12 और 12 से 36 मतलब 360, है ना बेटा, इतना होगा। अब ये बोलोगे सर इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, कहाँ जल्दी करा बेटा, 7 5 12 मतलब 120 किलो, तो 1200 न्यूटन इंटू 0.3 करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 360 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ये लगता है, यहाँ पर ये लगता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं और सोल्व कर देते हैं। एक बात बताओ 50 की बात करें तो बेटा 50 में टेंशन यहाँ लगेगा तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, है ना बेटा, क्योंकि ये खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा तो फिर ये आगे आएगा, तो भैया इसलिए टेंशन इधर टी, यहाँ पर फ्रिक्शन ये, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा मतलब कितना 150 लग जाएगा सर, मतलब टेंशन को सर मैं यहीं पर बोल दूँ 150 लगेगा। आसान है सर, बहुत आसान है। अब देखो अब नीचे वाले की बात करते हैं, एक ये 70 वाले के लिए, है ना बच्चे। अब ध्यान से सुनना बेटा 70 वाले में क्या क्या लग रहा है, कोई बता सकता है हमें? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं सर हम। सर आगे तो सर यहाँ पर mg लगेगा सर, mg, है ना सर। अब सर mg को किसके बराबर करना है, तो ध्यान से सुनो बेटा, है ना। पहली बात तो क्योंकि इस पर 150 आगे लगा तो इस सरफेस में 150 इधर लगेगा, पहले तो फ्रिक्शन लगा, है ना। और एक ग्राउंड वाला फ्रिक्शन लगेगा जो कि 360 का है सर, बहुत अच्छे। अब सर यहाँ लगेगा सर 2t, सर ये t तो ये वाला बनेगा 2t, सर t 150 है तो 2t कितना हो जाएगा सर 300, 2t कितना हो जाएगा बेटा सर 300। तो बेटा ये टोटल मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 360 150 ये 660 810, तो 810 इज इक्वल टू mg, तो m इज इक्वल टू 81, है ना, 81 kg, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है यार, सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, देख लो भैया ये कितना हो जाएगा 660 प्लस 150 810, सही है, बिल्कुल सही। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 81 kg। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब ना अपन बस एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बच्चे, वैसे हम ज़्यादा हार्ड नहीं ले जा रहे अब, है ना। इस टॉपिक को यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं, और फिर जैसे जैसे आप आगे मिलते जाओगे हमें, है ना, मैं आपको एडवांस लेवल के टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, वो तब होगा जब अपना 11th एंड होगा, ठीक है। तो एक मैं आपको एडवांस लेवल की सीरीज बना के दे दूंगा, ठीक है, जिसमें हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए तो अब अपन बस एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो आपको सोचना है बाकी, और अपने घर पे ना खुद से क्वेश्चन बनाया करो, खुद से सोचा करो कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बोलूंगा, अगर आप लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, वो अंदर आपके कॉन्फिडेंस होगा उसका, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस केवीपीवाई किसी भी जगह पर, ओलंपियाड में भी बोल रहा हूं बेटा, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जितना पढ़ाया है ना बेटा वो सब मैं बता रहा हूँ एडवांस के ऊपर है, और मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम उधर भी जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल को कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को इतना सिखा दिया कि आप बना लोगे। मगर बस अब एक क्वेश्चन की जो वैरायटी है बेटा आप लोग वो देख लो, सब लोग एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, ये लो, है ना, इस तरह से। तो इसको ले लो 50 और इसको ले लो 100, ठीक है, इसको ले लो 100। तो बेटा आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको फाइंड करना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है। नीचे वाली सरफेस बेटा अपन ने स्मूथ ली है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है अपने को, क्वेश्चन ठीक ठाक रखना है अपने को, ठीक है। मेन बात अपने को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है इस वाले क्वेश्चन का, है ना, बस इतना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या होंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया मान लो, क्योंकि इस बार हमने दोनों ही ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया है।
अब एक बात मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, देखो ऐसा है कि जितना मैंने आपको बताया है ना अभी आज के लेक्चर में, इतना ना एडवांस में भी नहीं पूछते हैं ठीक है, एडवांस में भी नहीं आता इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे से आपका फ्रिक्शन मैंने खत्म कर दिया है। मतलब अगर आपने इतना कर लिया ना तो जेई एडवांस का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, अब एक यू बना डालोगे आप। समझ में आ रही बात? बस प्रैक्टिस करते रहो अब, और जितना लेक्चर बनाया पढ़ाया है बस उसके रिवीजन करते रहना, बस दैट्स इट। तो आपसे बड़े से बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको अगर आपने अपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा हो तो फिर तो करो और फिर ही सॉल्यूशन देखना, है ना। चलिए करते हैं वो अपन, है ना। सिंपल है कहानी। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन को क्या लिखना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो भैया दोनों के बीच में अगर अपन बात करें वापस से वही, तो स्टैटिक लगेगा सर 60 और काइनेटिक लगेगा सर 40, इतना तो सर लगेगा ही। ठीक है सर। अब अगर मान लो इस तरह से फोर्सेस दिए हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। तो बेटा कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर, कॉमन एक्सेलरेशन वही एफ नेट अपॉन टोटल मास, तो 100 माइनस 50, बेटा ये वाला मेरा बड़ा है ना, बड़ा है, तो 100 माइनस 50 अपन में टोटल मास, तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा सर वो बताओ। अब जो भी फ्रिक्शन लगे वो रिक्वायरमेंट जो भी अपनी आने वाली है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, अदरवाइज हमको अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ती है ना। याद है ना सब कॉन्सेप्ट, बस वही लगाना है ना। यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 2 फोर्स लगाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा देखो अगर अपन ने यहाँ पर चलो मान लो 10 वाली की एफबीडी बना दी, तो बेटा 10 वाले में 50 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, मान लो फ्रिक्शन एफ लग रहा है यहाँ पर। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है इसका, तो बोलना है यहाँ कर, यहाँ पर की तरफ, क्योंकि अपन ने यहाँ पर की तरफ माना है ना एक्सेलरेशन, एफ इसको बड़ा माना है, बड़ा फोर्स है ना इसीलिए। चलो तो बेटा आप लिखें यहाँ पर F इज इक्वल टू ए में, तो F माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ए कितना है बेटा 1। तो बेटा फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है सर वो आया है 60, और जो कि करेक्ट बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो ये बॉडी साथ में चलेगी, मतलब कि हमारा आंसर सही है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड होगा दोनों का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लगेगा 60। क्लियर? आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो अब अगर मान लो सर ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन थी अगर वो ज़्यादा आ जाती तो क्या करते हैं, तो बेटा कुछ नहीं, फिर इसको सेपरेट बनाते और एफबीडी बना के सोल्व करते। और जब अलग हो जाता, चलो मान लो है ना, मान लो कि अगर अलग करना ही है ना, तो चलो ठीक है। अब ना मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, इसको 2 से ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसको ले लेते हैं 200, चलो लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बना ही देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 10 है ना, ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा कितना 100, इसको 200 कर दो है ना, यहाँ पर 50 कर दो। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बेटा अब अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, तो इसके काम करो 250 लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा कितना 250 माइनस 50 मतलब 200 अपन में 50 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ये आएगा, और इस हिसाब से जब फ्रिक्शन चेक करोगे 10 वाली की एफबीडी से, है ना, और ये एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आप लिखोगे F माइनस 50 इज इक्वल टू एम ए, तो 10 इंटू ए, और ए कितना है बेटा 4, तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी बेटा 90। और 90 अगर आ गई तो तुम देख सकते हो कि ये स्टैटिक से ज़्यादा है, मतलब जो हमने माना है वो गलत है, और अब हमें एफबीडी बना के करना होगा। तो सर अब कैसे करेंगे एफबीडी बना के, बहुत सिंपल। अब जो भी है चलो इसको लिख देते हैं भाई, हम इसको काट देते हैं पहले तो ऐसे, क्योंकि अब ये पूरा हट जाएगा है ना, अब ये हटेगा। अब क्या बनाना है सर, अलग अलग कैसे बनाए सर, ऊपर वाला बेटा 10 है ना, इधर 5 लगेगा, और अब क्योंकि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, ये 50 है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा सर 40, तो इसका एक्सेलरेशन सर इधर होगा, कितना लिखेंगे सर 50 माइनस 40 मतलब 10, और अपान में 10, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस तरफ 1। ठीक है, और अगर बेटा इसकी बात करेंगे 40 वाले की, तो भैया उसमें भी सिंपल है, इधर 40 लगेगा, आगे की तरफ 250 लगेगा है ना, और ये 40 है तो लिख देना एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A2 निकल जाएगा, ये A1 था। निकाल लोगे बढ़िया आराम से, हो गया खत्म। तो भाई साहब मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया है बहुत ज़बरदस्त है। आप आज का लेक्चर मेरी तरफ से 2 बार देखना। आपको ये बात ध्यान रखना, एक बात अच्छे से ध्यान रखना बेटा, जो मल्टी ब्लॉक सिस्टम है ना,
बच्चा ना इसे आज कर देता है और आज ही क्वेश्चन कर लेगा और फिर कल से बंद कर देता है, और फिर ना वो भूल भी जाता है कि किस तरह से हमने लॉजिक लगाए थे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि आज इसको आप पढ़ो, है ना, और इसी वीक के अंदर आप एक और बार इसको पढ़ लो, ठीक है। 2 बार पढ़ लिया तो एकदम दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा, और इसके क्वेश्चन करना है इसके दौरान, तो आपको भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। मतलब इसके बाद तो फिर आपको ना, मतलब ऐसा है कि एडवांस जब 2 साल बाद आप पेपर दोगे, है ना, अभी 1.5 साल जितना बचा आपके पास टाइम, तो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ दिमाग में आपके रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर, ठीक है। इतना आप लोग बस करना कि जितना मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स बहुत अच्छे बने होना चाहिए, उसको रिवीजन करना, और जब रिवीजन करें कुछ चीज़ समझ में ना आए, याद ना आए, तो इस लेक्चर को वापस से दोबारा देख लेना। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।